ओके, सो कल जो है हम लोग इन यस्टरडे क्लास और कल के क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ लिनक्स और लिनक्स के तरफ वी स्टार्टेड सम फुटप्रिंट्स and we managed to cover some sort of very important information because Linux is a kind of very important skill sets for your resume. So अगर आपका resume है और resume में अगर आप Linux skill को demonstrate कर पाते तो that is too good, because it is required everywhere. And to be very fair, अगर आप DevOps भी करेंगे आगे चल के, और जो कि जरूरी है, करना ही पड़ेगा, तो डेवॉप्स के अंदर भी पूरा का पूरा लिनक्स का यूज होता है। हर एक इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन आपको लिनक्स के ऊपर ही करना पड़ेगा। And the amount of Linux that we are doing, that is going to be suffice for that. So let's proceed further. कल के क्लास में अगर कोई डाउट होगा तो आप चैट में भी डाल सकते हैं या फिर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विल कंटिन्यू रेस्ट ऑफ द थिंग्स, जैसे कि हमारा एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है जो कि हम लोग कवर करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए, इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क विद मी। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि हम लोग कवर करते हैं अंडर बेसिक्स। ओके, एंड इसके अलावा भी अगर कोई आपका इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर कोई क्वेश्चंस आता है या फिर अगर आप कुछ और देखते हैं कहीं पे, तो वी कैन डिस्कस अबाउट दैट एज वेल। कल के क्लासेस में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को ये क्लासिफिकेशन का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। So these are the different way the operating systems are organized, and some of the operating system are used by different work purpose, and some operating system are for general use as well. We came to know, हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या समझा, देन वी अंडरस्टैंड कर्नल इज द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और कर्नल जो है रिसोर्स एलोकेशन और रिसोर्स निगोशिएशन को परफॉर्म करता है, फॉलोड बाय बूट प्रोसेस। एक हाई लेवल ओवरव्यू है यहाँ पर बूट लेवल प्रोसेस का, बूटिंग प्रोसेस यू कैन से। आपको ये कुछ स्टेप्स याद रखने हैं। Then we came across run level, which is parallelly very important. Run level total 7 हैं, 0 से लेके 6 तक, और हम जो है अपनी लाइफ में रन लेवल 0, 1, 3 और 6 का यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम। जब हम किसी भी रिमोट लिनक्स सर्वर से कनेक्ट करते हैं तो वी यूज ए SSH client which is called as PuTTY। PuTTY एक SSH client है, and we connect to the server using a default username and password। आप जब सर्वर पे कनेक्ट होते हो तो you get a banner which is basically a welcome screen, and then the green button that you can see, or the green tab that you can see, which is called as prompt। black screen आपके shell कहलाती है, and the place where the shell is opened, that is called as terminal। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल एक इंटरप्रेटर है जो कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर को मशीन और मशीन को इंग्लिश में कन्वर्ट करता है। बैश शेल डिफॉल्ट सेल है। लिनक्स जो है वो है केस सेंसिटिव, और लिनक्स के अंदर में फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं। कैसे कौन सी फाइल्स है, कौन सा डायरेक्टरी है, ये हमने कल की क्लास में डिटेल्ड देखा था। अगर हम इनपुट आउटपुट की बात करते हैं तो वी हैव 3: स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड एरर। और लिस्टिंग कमांड्स को हमने कल देखा था। ls मतलब होता है लिस्ट, ls-ll का मतलब होता है लॉन्ग लिस्ट, ls-la का मतलब होता है हिडन फाइल। कोई भी फाइल अगर डॉट से स्टार्ट होती है, कोई भी फाइल हो या कोई भी डायरेक्टरी हो जो डॉट से स्टार्ट होती है, तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड हिडन फाइल। Now there is one more command that is called ls-ltr, which is basically listing the files in recursive time order। Okay, and then we came across a concept that is called pwd। pwd is present working directory, and present working directory आपको बताता है कि where you are on Linux operating system। किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए cd, और किसी भी डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए cd डॉट डॉट का यूज करते हैं। Followed by we came across and understand Linux file system hierarchy। तो Linux में file system hierarchy का मतलब क्या है कि how Linux organizes its files and directories। तो जो सबसे पहली जो starting point है which is basically root, and root के अंदर में there are multiple
folders, and all of these folders have some reason. अगर आप log फोल्डर को देखोगे /var log, जो कि आपको var log लॉग्स को स्टोर करने के लिए बेसिकली यूज होता है var log फोल्डर, ठीक है। उसी तरीके से हर एक फोल्डर का अपना अपना पर्पस है, अपना अपना वर्क है, आपको 3-4 फोल्डर्स के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। आफ्टर दिस we came across some more concepts. I think we have covered this or not. इसके बाद हमने एक एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ के बीच में डिफरेंस समझा था। एब्सोल्यूट पाथ इज व्हाट इज बेसिकली द पाथ which start from root user or you can say from root, जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक की कंप्लीट पाथ है उसको एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं, एंड देन रिलेटिव पाथ। तो ये जो एब्सोल्यूट पाथ है और रिलेटिव पाथ का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको हर जगह काम आएगा। इट्स नॉट स्पेसिफिक टू लिनक्स, इट इज स्पेसिफिक टू एवरीवेयर। हम लोगों ने ये पोर्शन कवर किया था कि नहीं, टाइप ऑफ यूजर्स का मुझे नहीं पता मैंने कवर किया कि नहीं, ध्यान नहीं है। इफ यू कैन रिमाइंड ऑफ मी, इफ यू कैन रिमाइंड देन इट विल बी ग्रेट। हैव वी ये डन? नहीं हुआ था। ओके, नो दैट्स। सर। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे और आगे चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या दिखाया है, मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में दो तरह के यूजर्स होते हैं। एक होता है रूट यूजर और दूसरा होता है नॉर्मल यूजर। रूट यूजर इज बेसिकली व्हाट इज द ओनर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। रूट यूजर को हम प्रिविलेज यूजर भी बोलते हैं, और रूट यूजर जो है आपका कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो रूट यूजर कैन परफॉर्म एनी टास्क लाइक रीबूट और सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स। देयर विल बी ओनली वन रूट यूजर। अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में एक ही यूजर होता है और रूट यूजर एक ही होता है। रूट यूजर विल बी आइडेंटिफाइड विद द हैश मार्क। तो जहां पे भी आपको हैश मार्क दिखेगा इसका मतलब है कि वो रूट यूजर है। root user will be created when you perform a OS installation। तो मान लीजिए अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, लेट्स सपोज इफ यू आर इंस्टॉलिंग ए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैक्सिमम यहाँ पे जितने भी लोग हैं कभी आपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया होगा। शायद हमारे बीच में कोई होगा जिसने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया है। एनीबडी हैव एक्सपीरियंस इन इंस्टॉलिंग विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? एनीवन हैव डन सो? आई मीन टू से दैट कि अगर मैं आपको एक लैपटॉप देता हूँ जो कि ब्लैंक है, ठीक है, विच डज नॉट हैव ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक लैपटॉप है जो कि ब्लैंक है, आपको एक डीवीडी दी गई है, एक डीवीडी मैंने आपको दिया है, और ये जो डीवीडी हो सकती है ये हो सकती है विंडोज 11 की या विंडोज 10 की, या फिर ये डीवीडी हो सकती है लिनक्स की। ठीक है, तो ये जो डीवीडी है ये आपका विंडोज का भी हो सकता है और ये डीवीडी आपका लिनक्स का भी हो सकता है। तो विंडोज का इंस्टॉलेशन प्रोसेस अलग है और लिनक्स का इंस्टॉलेशन प्रोसेस अलग है। आज हम जब मार्केट में कोई लैपटॉप खरीदते हैं ना, तो वो लैपटॉप के अंदर में पहले से ओएस इंस्टॉल होके आता है, ओएस इंस्टॉल होके आता है। बट जो लिनक्स एडमिन्स होते हैं ना, उनको किसी भी फिजिकल सर्वर के ऊपर में ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो भी सिखाया जाता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। बट आपके लिए वो चीज यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नाउ जब आप ओएस इंस्टॉल करेंगे तभी एक यूजर बनेगा, और उस यूजर को हम क्या बोलते हैं, रूट यूजर बोलते हैं। दूसरे तरफ है नॉर्मल यूजर। नॉर्मल यूजर को कौन बनाता है, हु इज सपोज टू क्रिएट नॉर्मल यूजर्स? तो रूट विल बी क्रिएटिंग द रूट यूजर कैन क्रिएट ए नॉर्मल यूजर। नॉर्मल यूजर्स कैन रन ऑल नॉर्मल यूजर कैनॉट रन ऑल द कमांड इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो नॉर्मल यूजर्स हैं वो सारे कमांड रन नहीं कर सकते। देयर कैन बी 65,000 नॉर्मल यूजर प्रेजेंट इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर टोटल 65,000 यूजर्स हो सकते हैं। विंडोज के अंदर में सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, विंडोज के अंदर में सिर्फ एक ही यूजर होते हैं। नॉर्मल यूजर विल बी आइडेंटिफाइड बाय हैश मार्क्स। तो जहां पे भी आप हैश मार्क देखिए, जहां पे भी आप डॉलर देखोगे, तो डॉलर बेसिकली रिजेंबल्स व्हाट, डॉलर रिजेंबल्स दैट यू आर वर्किंग एज ए नॉर्मल यूजर, और हैश मतलब क्या होता है, रूट यूजर। तो ये दो चीजों से आपको आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक पॉइंटिंग किया हुआ है कि अगर आप
डॉलर देखते हो और डॉलर के आगे आप एक कमांड चलाते हो रीबूट, तो ये रीबूट नहीं करेगा सिस्टम को। रीबूट एक लिनक्स का कमांड है जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रीबूट कर देता है। यहाँ पे लिख के आता मस्ट बी रूट। मस्ट बी रूट का मतलब क्या हुआ कि रीबूट कमांड को चलाने के लिए आपको रूट होना चाहिए। लिनक्स कमांड को चलाने के लिए आपको रूट होना चाहिए। करके दिखाने के लिए वी हैव टू स्टार्ट ए सर्वर। ओके, लेट मी स्टार्ट अप ए सर्वर basically. We can start one more server, if required. So let me start a one more server for demo purpose. You can give any name that is called as Linux VM. Let me give any name. Okay, so Linux VM is the name that we are going to give. यहाँ पर मेरे पास पहले से दो सर्वर्स हैं जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड हैं बिकॉज ऑफ सम वर्क. Okay, I'm giving a name called Linux OS, Linux VM, and you can choose a variety of operating system. अगर आप यहाँ पे चाहे तो कोई भी operating system choose कर सकते हैं, but in most of the cases we go with Amazon Linux. And you have to scroll down, you have to give the key, and key देने के बाद you have to come and you have to click on launch instance. So what will happen is server will get created, and within 10 seconds we will able to access this particular server because of cloud. So cloud gave us ability to create multiple servers, and we can create server of any configuration. ओके, तो यहाँ पर जो है अभी फिलहाल हम लोग लिनक्स वीएम जो है हमारा पेंडिंग स्टेट में है। दो सर्वर और मैंने बनाए हैं, वो बेसिकली स्टॉप्ड कंडीशन में है। तो राइट नाउ द सर्वर केम इन रनिंग स्टेट। सर्वर को कनेक्ट कैसे करना है? फॉर कनेक्टिंग ए सर्वर यू नीड ए पब्लिक आईपी। सो इस सर्वर को कनेक्ट करने के लिए हमें ये पब्लिक आईपी AWS प्रोवाइड कर रहा है। वी विल यूज PuTTY विच इज बेसिकली ए SSH कमांड लाइन टूल, और हम यहाँ पर पब्लिक आईपी देंगे. I'm just changing the font size. You don't need to do so. And then you have to put E3 over here, SSH auth, and browse the private key. So I have the private key with myself. कुछ भी concepts अगर आपको नहीं समझ में आता बताइएगा, I will explain. So EC2-user जो है is the default user. You can see कि जैसे मैंने user दिया, मुझसे कोई पासवर्ड नहीं मांगा गया, so nobody has asked me any password and I connected to this particular server. Right now you can see $. इसका मतलब क्या है? और एक कमांड होता है लिनक्स में, who am I. Who am I is basically a command that will tell us कि मैं कौन सा यूजर हूं. तो who am I basically says you are the user. EC2-user is your username. ठीक है. Now आपको यहाँ पे दिखेगा कौन? एक $. दिखेगा. यू आर चेकिंग द $. अगर आप एक कमांड रन करते हैं रीबूट, तो ये $. जो है ना वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू टर्न इनटू रूट. तो नॉर्मल यूजर से रूट यूजर कैसे बनते हैं? तो नॉर्मल यूजर से रूट यूजर बनने के लिए कमांड है जिसको बोलते हैं sudo su-. So sudo space su space hyphen is the command, and when you do this particular command, you will turn into root user, and when you will do who am I, so it will says कि root user. ठीक है. तो इस तरीके से आप नॉर्मल यूजर से रूट यूजर में आते हैं, एंड देन यू हैव टू टाइप एग्जिट टू गो आउट फ्रॉम रूट यूजर. ठीक है. तो रूट यूजर इज वेरी पावरफुल यूजर. अब मैं बताता हूँ, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, uh, if you work in any company, ठीक है, if you work in any company, तो किसी भी लिनक्स सर्वर का रूट यूजर आपको तुरंत नहीं मिलेगा. So let's suppose if this is a Linux server and you join today, तो आपको जब एक्सेस मिलता है ना, तो आपको रूट लेवल एक्सेस नहीं मिलेगा. They will take around 6 to 8 months of time to give you root access. तो नए लोगों को रूट एक्सेस मिलने में 6 से 8 महीने का टाइम लगता है. आज से लॉन्ग बैक मुझे याद है कि जब हम लोग काम करने गए थे पहली बार, तो हमें एक्सेस जो है तुरंत नहीं मिला था. इट हैज टेकन 6 to 8 month ऑफ टाइम टू गेट द एक्सेस, क्योंकि root access is a very powerful user in Linux operating system. You can destroy the operating system,
you can delete the server, anything you can do with a root level privilege. Okay, so I hope that makes sense to everyone. There are two type of user, normal and root. Root will be created when you do with the installation. जब आप इंस्टॉल करते हो तब रूट यूजर बनता है आप, और नॉर्मल यूजर्स कौन बनाता है? रूट बनाता है. तो रूट यूजर बेसिकली परफॉर्म्स, root user will create normal user that we will take a look as well. इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आता है. हाँ, एक चैट में एक क्वेश्चन आया कि क्या हमें पुट्टी इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो अगर आपके सिस्टम में पुट्टी नहीं है तो पुट्टी इंस्टॉल करने के लिए आप putty.org पे जा सकते हैं. आई विल गिव यू द लिंक, डोंट नीड टू वरी. putty.org एक वेबसाइट है. आप यहाँ पे जाएंगे, व्हेन यू विल गो टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, यू विल सी डाउनलोड पुट्टी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पुट्टी रिलेटेड वेरियस टूल्स अवेलेबल है. जैसे कि यहाँ पर putty.exe आपको दिख रहा है. आपको ये 64 बिट पे क्लिक करना है और ये छोटी सी एक सॉफ्टवेयर है जो कि 20-25 KB की है. ये आपके सिस्टम में डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगी ऑटोमेटिकली. तो पुट्टी अगर नहीं है तो इंस्टॉल कर लेंगे, दैट इज ऑल फाइन. नाउ विल प्रोसीड फर्दर. एक और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. वो ये है कि अच्छा ये बताइए कि कौन कौन सा कमांड रूट यूजर रन कर सकता है और कौन कौन सा कमांड नॉर्मल यूजर रन कर सकते हैं. अब एक नया जो यूजर है, एक नया बंदा जो लिनक्स सीख रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कमांड रूट यूजर रन करता है और कौन सा कमांड नॉर्मल यूजर रन करता है. तो किसी भी कमांड के आगे एक और कमांड लगा देंगे. उस कमांड का नाम क्या है? विच जो कमांड है ये बेसिकली बताता है कि इसकी डिपेंडेंट फाइल्स, मतलब जब chmod जब आप रन करते हो ना, तो chmod एक कमांड है. ये कमांड का लोकेशन कहाँ पर है? तो अगर हम यहाँ पे डालते हैं विच chmod एक कमांड है, तो यह बताता है क्या कि chmod जो है ना वो /usr/bin/chmod, यानी ये जो कमांड है ना वो किसके अंदर में है? ये usr bin के अंदर में है. तो कोई भी ऐसा कमांड जो कि /usr bin के अंदर है, वो कमांड कोई भी नॉर्मल यूजर रन कर सकता है. अगर कोई कमांड /usr sbin के अंदर है तो उसको रूट यूजर रन कर सकता है. कल हमने कुछ बेसिक्स कमांड्स एग्जीक्यूट किए थे, राइट? जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं अप टाइम. तो जैसे विच अप टाइम आप करोगे तो ये आपको क्या बताएगा? ये बताएगा कि ये जो कमांड है usr bin अप टाइम जो है यो usr bin में है. अगर आप इस लोकेशन पर जाओगे cd/usr/bin, इस लोकेशन पे जाओगे तो इसके अंदर तमाम वो सारे कमांड है जो कि एक नॉर्मल यूजर रन कर सकता है. तो ये जो आप देख रहे हो ये सारे वो कमांड है जो कि एक नॉर्मल यूजर जो है लिनक्स के अंदर में रन कर सकता है. दीज मेनी कमांड्स आर देयर. ठीक है, तो कोई भी बंदा कमांड को याद नहीं करता, ना आपको कमांड याद करनी है. आपको ये समझना है कि कब क्या जरूरत पड़ेगी और उस जरूरत पर कौन सा कमांड याद होगा. जैसे कि अगर आप मेरे से पूछेंगे कि क्या आप कमांड याद करते हो? नहीं, मैं कमांड याद नहीं करता. मैं ये देखता हूँ कि कौन सा कमांड की जरूरत कब है. उसी तरीके से अगर आप, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, तो क्लियर भी एक कमांड है जिससे पूरा स्क्रीन जो है, पूरा जो शेल है वो क्लियर हो जाता है. और इसके आगे मैंने एक और कमांड टाइप किया विच, और रीबूट जैसे आपको बताया. तो ये जो रीबूट कमांड है इसका लोकेशन कहाँ पर है? यूएसआर बिन में है. तो यूएसआर बिन में है. अगर आप इस लोकेशन पे जाते हैं cd/usr bin, ठीक है. और लिनक्स में कैसा है कि शेल पर अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, राइट क्लिक करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा. और जब आप इस लोकेशन पे जाएंगे तो इस लोकेशन के अंदर तमाम वो फाइल्स, तमाम वो कमांड्स है जो कि सिर्फ एडमिन यूजर चला सकते हैं. तो ये सारा कमांड जो आप देख पा रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ एडमिन यूजर ही चला सकता है, नॉर्मल यूजर नहीं चला सकता. ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड आंसर. ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है /usr bin same as first but for general system wide binaries, same as ever but for system with super user root privileges. मैं आपको एक ही बता देता हूँ, एक ही चीज बताता हूँ, चाहे
पूरे वर्ल्ड की, आप सबको पूरा वर्ल्ड का एक अच्छा खासा आइडिया है, आई मीन टू से कि पूरे वर्ल्ड की कोई सी भी कंपनी हो, कोई सा भी क्रिटिकल एप्लीकेशन हो, चाहे वो एसीपी का एप्लीकेशन हो, चाहे वो हडूप का एप्लीकेशन हो, चाहे वो क्यूबरनेटिस प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो, या फिर ओरेकल डेटाबेस हो, हर चीज जो है वो लिनक्स के ऊपर ही इंस्टॉल होती है। ठीक है, अगर आप हडूप, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा जरूर, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि हडूप इंस्टॉल करने के लिए क्या चाहिए, हडूप इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट, अगर आप देखोगे हडूप इंस्टॉलेशन स्टेप्स देखोगे, तो आपको ये जो दिखाएगा वो क्या है, आपको क्या चाहिए, यू नीड जावा, यू नीड यू नीड लिनक्स। ओके, तो आपको जावा चाहिए, आपको लिनक्स चाहिए हडूप के इंस्टॉलेशन के लिए भी। देखिए यहाँ पे सारे कमांड जो है वो किसमें रन हो रहे हैं, लिनक्स प्रॉम्प्ट में रह रहे हैं। हैश दिख रहा है, इसका मतलब आपके सारे कमांड जो है लिनक्स में रन हो रहे हैं। देखिए यूजर ऐड, पास wd, ssh कीजन, देखिए अभी आपको ssh कीजन ये जो कमांड दिख रहा है, ssh हाइफन कीजन, और अभी जो आपको स्क्रीन में मैंने दिखाया ये कमांड यहाँ पर मैच कर रहा है। देखिए आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पर ssh कीजन कमांड यहाँ पर मैच करता है, कहीं पे दिख रहा था। ठीक है, इफ यू गो लिटिल बिट बिगर, ये देखिए ssh कीजन ये आपको दिखता है। तो बेसिकली कैसा है कि कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, हडूप इंस्टॉलेशन, चाहे आप बिग डेटा इंस्टॉलेशन या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, तो सारा कुछ जो है लिनक्स के ऊपर इंस्टॉल होता है। इसलिए आप आज के डेट में बेसिकली कैसा है, आज के डेट में हम सबको यू हैव टू बिल्ड ए स्किल सेट और इकोसिस्टम ऑफ अ स्किल सेट। यानी आई मीन टू से दैट इफ यू आर ए आईटी प्रैक्टिशनर, आपका कोई भी एक एक्सपर्टाइज डोमेन होगा। ठीक है, इफ यू आर ए आईटी प्रैक्टिशनर, आपका एक इकोसिस्टम होना चाहिए। यू शुड बी नोइंग द बेसिक्स ऑफ लिनक्स, आपको एक फेयर अमाउंट ऑफ नॉलेज इसमें भी होना चाहिए। बेसिक ऑफ डेटाबेस का भी आपको एक फेयर अमाउंट ऑफ नॉलेज होना चाहिए। बेसिक ऑफ सिक्योरिटी का, मे बी यू आर ए वेरी गुड पाइथन डेवलपर, but that will help you, you should be knowing of cloud computing, you should be knowing DevOps, थोड़ा थोड़ा सा हडूप का भी, थोड़ा बिग डेटा का भी, धीरे धीरे करके यू आपको एक इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा, इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा, तब जाके आप ना, और मीन्स आपका जो इंटरव्यू होगा वो फुल फ्लॉलेस होगा। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, जब आप इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चंस के आंसर देते हैं ना, तो आप देखते होंगे बहुत लोग ना अटक जाते हैं, आंसर्स को बोल नहीं पाते। वो इसलिए होता है क्योंकि उनके पास ना बहुत लिमिटेड नॉलेज है। तो आपको अपने नॉलेज का लेवल इंक्रीज करना होगा। अभी मैं जब इंटरव्यू में आंसर देता हूं, तो मैं कहीं से कहीं क्या करता हूँ, किसी ना किसी पॉइंट से लिंक करता हूँ। ठीक है, और लिंक करके जब मैं आंसर देता हूँ, तो दैट आंसर इज फार बेटर। ठीक है, विथ अ काइंड ऑफ मग अप आंसर। तो ये धीरे धीरे आपको स्किल सेट्स के ऊपर ध्यान देना होगा, एक स्किल सेट्स आपको बढ़ानी होगी। इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे कि पिछले क्लासेस में हमने बात किया था कि विंडोज में क्या होता है, विंडोज में हमारा जो डेटा है वो कहाँ स्टोर होता है, ड्राइव्स में स्टोर होता है। ठीक है, विंडोज में हमारा डेटा क्या होता है, ड्राइव्स में स्टोर होता है। हमारे पास विंडोज लैपटॉप है, इस विंडोज लैपटॉप में एक हार्ड डिस्क लगी हुई है, और ये जो हार्ड डिस्क है ना, एक एक पीस है, एक 500 जीबी की हार्ड डिस्क है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल ड्राइव। तो दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल ड्राइव। इस 500 जीबी के हार्ड डिस्क को हमने लॉजिकली क्या किया है, इसका लॉजिकल पार्टीशन बना दिया है। लॉजिकल पार्टीशन मतलब इस 500 जीबी के हार्ड डिस्क को हमने क्या किया, 150 200 जीबी में हमने बना दिया। सी ड्राइव हमने बना दिया 200 जीबी का, डी ड्राइव बना दिया 150 जीबी का, और एफ ड्राइव बना दिया 150 जीबी का। सो फिजिकल ड्राइव जो है, ये जो फिजिकल डिस्क है, ये जो फिजिकल डिस्क है उसका हमने लॉजिकल पार्टीशनिंग बना दिया, और इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम विंडोज की बात करते हैं, तो विंडोज में हम जो डेटा स्टोर करते हैं वो ड्राइव्स में स्टोर करते हैं, विच इज बेसिकली ए लॉजिकल पार्टीशनिंग ऑफ ए फिजिकल डिस्क। इन द सिमिलर वे अगर हम लिनक्स की बात करते हैं, तो लिनक्स के लैपटॉप में भी एक हार्ड डिस्क है, ये भी 500 जीबी का आपका एक फिजिकल डिस्क है। फिजिकल डिस्क है, इट्स अ फिजिकल डिवाइस, फिजिकल डिस्क। और इस
500 जीबी को हम बेसिकली क्या करते हैं, इसका भी लॉजिकल पार्टीशनिंग हम चाहे तो कर सकते हैं। और हम इसको लॉजिकल पार्टीशनिंग जब करते हैं, कल के क्लास में भी मैंने दिखाया था, इसको जब लॉजिकल पार्टीशनिंग करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पर लॉजिकल पार्टीशनिंग करी है तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्या कि ये जो है ना, मान लीजिए आपने इसको इसी तरीके से 200 जीबी, 150 जीबी, 150 जीबी का आपने क्या किया, लॉजिकल पार्टीशनिंग कर दिया। इस चीज को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फाइल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फाइल सिस्टम बोलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि विंडोज में हमारा डेटा कहाँ स्टोर होता है। लोग हार्ड डिस्क बोलते हैं, तो हार्ड डिस्क नहीं, हार्ड डिस्क से थोड़ा आगे बढ़ना है। हार्ड डिस्क तो है, बट हार्ड डिस्क को हमने लॉजिकल पार्टीशनिंग करके क्या बना दिया है, ड्राइव्स बनाए हैं, और ड्राइव से वहां हमारा डेटा स्टोर होता है। राइट, एक ड्राइव दूसरे ड्राइव। क्या आपने कभी देखा है कि सी ड्राइव में रखा हुआ फाइल ऑटोमेटिकली डी ड्राइव में चला गया हो? नहीं, क्योंकि वो एक सेपरेट पार्टीशन है। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। फ्री हाइफन एम कमांड का यूज मैंने कल ही बताया था, अपलोड कमांड का यूज भी मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, नाउ इसके बाद एक और मेरा फेवरेट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कि मैं सब लोगों से पूछता हूँ, वो ये पूछता हूँ कि लोड कि मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है, मान के चलिए, जस्ट अंडरस्टैंड, मान लीजिए ये इंटरव्यू क्वेश्चन मेरा आप सब लोगों से है। ठीक है, हमारे पास एक लिनक्स सर्वर है, वी हैव ए लिनक्स सर्वर ओवर हियर। you know you know tell me कि how I will decide कि my Linux server is running with overload or my Linux server is overloaded। हो सकता है ना, या तो आपका जो सर्वर है वो हो सकता है ओवरलोड हो, या फिर इसको बोल सकते हैं ऑप्टिमल कंडीशन, आई मीन्स की ऑप्टिमल कंडीशन है। और एक को बोल सकते हैं क्या, अंडरलोड। अंडरलोड, अंडर लोड। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये पूछने का है, या फिर ये समझाने या बताने का है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा जो सर्वर है वो ओवरलोड है या अंडरलोड है या ऑप्टिमल कंडीशन में काम कर रहा है। हाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस? So we understand this with a concept. The concept is called as load average. LOAD, load average. Load average का मतलब क्या है? तो जब भी आप किसी लिनक्स टर्मिनल पे अप टाइम ये कमांड आप देते हो, जब भी आप किसी लिनक्स टर्मिनल पे ये अप टाइम कमांड देते हो, तो जब अप टाइम कमांड मारते हो तो यहाँ पर ना 3 वैल्यूज आती है। लोड एवरेज की 3 वैल्यूज आती है। ये जो 3 वैल्यूज हैं ये क्या दिखा रही है और क्या समझा रही है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन होता है लिनक्स के अंदर। आज भी जब हम किसी भी स्टूडेंट को एज ए डेवऑप्स के लिए भी सेलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं उसको सिस्टम का क्या नॉलेज है, यू नो। तो चाहे वो बंदा डेवऑप्स के लिए आए, चाहे वो बंदा एडब्ल्यूएस के लिए आए, तो या फिर वो बंदा यानी क्लाउड और डेवऑप्स के लिए आए, तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि उसको सिस्टम का क्या नॉलेज है, वो किस सिस्टम को कितने करीब से समझता है। इट्स नॉट अबाउट ओनली गिविंग ए आंसर कि आपने थियोरेटिकल एक क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे कि व्हाट इज एडब्ल्यूएस, आपने एडब्ल्यूएस बता दिया और सिलेक्शन हो गया। आज के डेट में सिलेक्शंस के भी पैटर्न चेंज हो रहे हैं। ठीक है, हायरिंग, कंपनीज आर डेली डिस्कसिंग कि हाउ कैन बी हायर बेटर रिसोर्स। पैसे की कमी नहीं है, लोग पूरा पैसा दे रहे हैं, बट लॉट ऑफ टाइम कंपनीज आर फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज एज वेल। ठीक है, तो इसके लिए कंपनीज अपना जो हायरिंग प्रोसेस है उसको भी रिफाइन कर रहे हैं अप टू लॉट ऑफ लेवल। तो लोड एवरेज की अगर हम बात करें, पहले के टाइम पे क्या होता था, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे। पहले के टाइम पे क्या होता था, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे। आज के डेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता इंटरव्यू में। आज के डेट में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है, सिनेरियोज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज के डेट में सिनेरियो बेस्ड प्लस ट्रबल शूटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है, आपको ट्रबल शूटिंग पूछा जाता है, आपको आर्किटेक्चर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आज के डेट में कि ठीक है आप बताइए इस पर्टिकुलर चीज का, जैसे कि आर्किटेक्चर, आई मीन टू से कि
किसी भी चीज का आर्किटेक्चर बताइए, या फिर ट्रबल शूटिंग क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, आपको हैंड्स ऑन करने के लिए देते हैं। कई सारी जगह पर आपको एक टास्क दे देंगे, आपको बोलेंगे कि एक टास्क करके आओ। कई सारी जगह पे, कई सारे प्रोडक्ट कंपनी में आपको एक टॉपिक दे देंगे। लेट सपोज आपको एक टॉपिक दे दिया, डीएनएस, आपको बोलेंगे इस डीएनएस टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन बना के लेके आओ, और वो प्रेजेंटेशन आपको एक्सप्लेन करना है इन 30 मिनट्स। तो आज के डेट में हायरिंग पैटर्न भी चेंज हो गए हैं, इंटरव्यू ऑप्शंस भी चेंज हो गए। आज कोई भी बंदा आपको कहीं पे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो नाउ मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि ठीक है राम, आप बताइए कि मेरा जो सर्वर है, मेरा जो लिनक्स सर्वर है, ये ओवरलोड है। कब हम समझेंगे कि मेरा सर्वर ओवरलोड है, या ऑप्टिमल कंडीशन में काम कर रहा है, या फिर अंडरलोड काम कर रहा है? तो ये समझने की इंपॉर्टेंस हमें बहुत जरूरी है। अब ये लोड एवरेज में ये जो वैल्यू दिख रही है ना, 00.00 ये जो है ना, ये 1 मिनट यानी पिछले 1 मिनट का लोड है। ये जो है पिछले 5 मिनट का लोड है, और ये जो है ना पिछले 15 मिनट का लोड है। और लोड एवरेज मेरा मुझे क्या बता रहा है कि अभी जो आपका लोड एवरेज है वो 0 है, ठीक है। अभी जो आपका लोड एवरेज है वो 0 है। नाउ, तो अगर मेरा लोड एवरेज 0 है, तो मेरा सर्वर किस कंडीशन में, अभी 1 में है, 2 में है, और 3 में है? इफ मेरा सर्वर, अभी आप ये जो सर्वर आप देख रहे हैं, और अगर हम रियल टाइम स्टैटिस्टिक भी देखते हैं टॉप करके, तो आप क्या बता सकते हैं? ये स्क्रीन मैंने आपको दिखा दिया, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इंटरव्यू के अंदर में, कि आप बताइए आपका जो सर्वर है ये ओवरलोड है, अंडरलोड है, या ऑप्टिमल कंडीशन में काम कर रहा है? अंडरलोड है। ओके, कम अगेन। अंडरलोड। अंडरलोड, ओके। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? ओके, तो यहाँ पे जो हमारा सर्वर है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मेरा सर्वर जो है अंडरलोड है, ओवरलोड है, कि ऑप्टिमल कंडीशन में वर्क कर रहा है? इट टोटली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सीपीयूज। तो नंबर ऑफ सीपीयूज के ऊपर ये डिपेंड करता है। नंबर ऑफ सीपीयू मतलब क्या होता है कि आपने ये जो सर्वर बनाया, इस सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इस सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन है 1 GB रैम और 1 CPU, ठीक है। तो इफ योर लोड एवरेज, हम इस तरीके से करते हैं कि इफ लोड एवरेज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सीपीयू, if load average is greater than number of CPU, इस कंडीशन में आपका जो सिस्टम है वो क्या है? ओवरलोडेड है। इस सिस्टम में आपका जो इस कंडीशन में आपका सिस्टम जो है ओवरलोड है। अगर हम इस चीज को बोलते हैं कि इफ लोड एवरेज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सीपीयू, तो आपका जो सर्वर है वो क्या है? ऑप्टिमल कंडीशन में है। और इफ द वैल्यू ऑफ लोड एवरेज इज लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ सीपीयू, तो आपका जो सर्वर है वो अंडरलोड है। तो राइट नाउ कौन सा कंडीशन मीट हो रहा है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कौन सा कंडीशन मीट हो रहा है? राइट और नाउ कौन सा कंडीशन मैच हो रहा है? थर्ड। तो राइट नाउ थर्ड कंडीशन मैच हो रहा है, इसका मतलब मेरा जो सिस्टम है वो अंडरलोड काम कर रहा है। इज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? इट मींस वी कैन पुट लोड ऑन दिस और वी कैन रन सम प्रोसेस ऑन इट। या फिर मेरा जो सर्वर है वो वेस्ट जा रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर में, क्योंकि हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं। इज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? यस सर। सर एक बार नंबर ऑफ सीपीयूज आपने कहाँ देखा एग्जैक्टली? ओके, तो नंबर ऑफ सीपीयू देखने के दो तरीके। कल मैंने एक कमांड बताया था आपको। कल मैंने एक कमांड बताया था, cat/proc/cpu-info, ठीक या है। तो कल मैंने वो कमांड बताया था, और यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। देखो, टॉप करके मैं यहाँ पे 1 दबा रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर कुछ आपको डिफरेंसेस देखने को मिल रहे होंगे, इस जगह पर देखना। या
changing values. तो CPU 0 का मतलब how many CPU it has? 1 CPU. 1 CPU. और जब आप अपनी कंपनी में किसी भी लिनक्स सर्वर पर जाएंगे तो आप ये कमांड रन करना, ये अप टाइम कमांड रन करना, आप देखना आपका लोड एवरेज वैल्यू क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ सीपीयू कितने हैं। तो आइडियली कंपनी के अंदर में क्या होते हैं, 16 सीपीयू 24 सीपीयू के सर्वर्स होते हैं। ये जो सीपीयू है ना, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 तक आपको ऐसा सीपीयू दिखेंगे। 15, कहीं पे 22, कहीं पे 32, बड़े बड़े मशीन्स के अंदर में 32 सीपीयूज भी होते हैं। ओके, इज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? ये चीज। सो अप टाइम इज द कमांड दैट विल हेल्प यू टू, मुझे लग रहा है कि बाकी लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या? इज दैट मेक सेंस? बट मैं आपको बता देता हूँ, दीज थिंग्स आर प्रीटी डैम इम्पोर्टेंट फॉर योर पर्सनल ग्रोथ। आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो और आगे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। सो यहाँ पर ये जो अप टाइम है वो बेसिकली क्या है, अप टाइम जो है वो है लोड एवरेज। लोड एवरेज में आपको ये वैल्यू दिखाती है। W जो है वो क्या है, इट विल शो यू कि कौन से यूजर कहाँ से लॉग्ड इन है। ये भी कल मैंने आपको बताया था, free-m मैंने आपको दोबारा बताया। ठीक है। नाउ तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें सीखी है। अब हम यहाँ पर क्या सीखेंगे, वी गोना लर्न समथिंग मोर इन द टर्म्स ऑफ AWS. Now we will see कि how to create a user and how to create a group and how to add a user to the group. I mean to say that कि as a root user, देखिए मैं which user I am, who am I? तो I am EC2-user. तो am I a root user? नो, आई एम नॉट ए रूट यूजर। एक कमांड होता है एड यूजर सत्यम, आई एम ट्राइंग टू एड माई यूजर। तो क्या ये बोलता है? Permission denied. इसका मतलब क्या है? Don't have permission to add user. ओके, यस। सो दिस यूजर डोंट हैव परमिशन टू रन दिस पर्टिकुलर कमांड। इट मेक सेंस? नाउ मुझे चेक करना है कि क्या ये यूजर मौजूद है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में। इफ आई टेल यू कि कैन यू टेल मी whether a user is present in the operating system or not, how you will find that particular user? What is the command? id is the command. Now add a user, add user satyam. So this is a command, add user. So mujhe, I have to become root, sudo su hyphen, I will become root, and now I will run a command called add user satyam. So when I will do a add user satyam, this command will run without any problem. And when I do id satyam, then what will happen? A user will get created with a user id. So जब आप एक user बनाते हो तो एक UID मिलता है। UID मीन्स यूजर आईडी, एंड यू विल गेट ए ग्रुप आईडी आल्सो कॉल्ड एज GID। तो लिनक्स के अंदर कैसा होता है कि जब आप एक यूजर बनाओगे उसी के नाम से एक ग्रुप भी बनेगा, और ये जो यूजर है वो उस ग्रुप का पार्ट भी होगा। मैंने क्या बोला, मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि whenever you create a user, the user will get created and a group with the same name will also get created, and the user will be part of that particular group as well. ठीक है। नाउ किसी यूजर का पासवर्ड अगर सेट करना है तो passwd is the command, passwd is the command, and you have to give the username. You have to type the password. You can give the password twice. You have to give the password twice, and then you can set the password of a user as well. So right now I am a root user. If I want to log into the user which I have created, so sudo su hyphen is the command. Sudo su hyphen name of the user. I will able to log in, and if I do who I am, then I can say Satyam. Okay, and if I try a reboot command, will the user Satyam able to run this command? No, because Satyam is a normal user. Now come out of this. Let me show you how to add a group as well.
So group add करने के लिए we have a very simple command that is called as group add. And group add, let's suppose the group add is AWS. AWS is a group add command. So group is added. Now you run a command called user mode, yani user modification. Hyphen A means append, G means group, put a group name and put a username. So what you will see, the user will be added to the group, and if you do ID Satyam, it will show that the user is a part of two groups. Is that make sense to everyone till far? Yes, so sir, is there a way to list all users? Like if I just put ID and hit enter, will it list No. all the users? So yes, there is a way where I can see all the users. So what is that? So you have to read a file. So there is a file which Linux maintain when you, that is the file is called as /etc/users. No, /etc/passwd is the file. So if you want to list all the users which are present on the operating system, which file you have to open? क्योंकि जैसे हम अपने सारी चीजें फाइल्स में मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, उसी तरीके से लिनक्स अपनी सारी एंट्री को फाइल्स में मौजूद करता है. तो ये जो फाइल है /etc/passwd, this file basically contains list of all the users, यहाँ तक के users are system created users. So these are the users which operating system have created for its personal interest. तो ये जो फाइल, ये इतने सारे जो users दिख रहे हैं, these are the operating system users in this particular operating system. In the similar way, we can see all the groups as well. So /etc groups is a file, group, group is a file, and when you will do so, you will see there are a couple of groups which has been already created, and the last one that we have created is basically called as AWS. Okay. Thank you, sir. So is it possible to add Satyam to a group that has super user privileges? Yes, that is also possible. Okay. That is also possible. So a group Satyam, होता है, there is a group called as wheel. There is a group called as wheel. ये जो wheel group है, अगर आप किसी भी user को wheel group में add कर देते हैं, तो that user will get root label privileges. Okay. So so we have to run one command. So Linux is based out of commands, directory and file. That's it. Linux के अंदर में files है, directory है and commands है. So when you run a command, actually a process happens in the background. तो user mode -a-g wheel मैंने करा. तो अब आप इस फाइल को ओपन कीजिए. You will see the user Satyam has been added to the group wheel. Can you see the output? Yes. And can you see the effect? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Anybody else having any questions here with respect to this? Satyam Girish. Yep. Yes, Girish. Yeah, for this particular example, I think as I recall, the group is it. I think in Unix the group doesn't get created with the user, right? No, group will get created independently. Yeah, that's fine. But in Unix, I think वो पहले से you have to preset किसी फाइल में जहाँ पे वो नया यूजर जब भी ऐड होगा तो it will get added to that group directly. As I remember. Okay, so there are a lot of substitutions that you can do. I mean to say that किसी कमांड के साथ हम क्या क्या सब्स्टिट्यूट ऐड कर सकते हैं. जैसे इन्होंने क्वेश्चन बोला, तो एक आप पेज है MAN मैन क्या है, मैन बोले तो मैनुअल. तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में हर कमांड के लिए एक मैनुअल है. जैसे मैनुअल आप रीड करते, राइट. आपको मोबाइल को मैनुअल मिलता है, लैपटॉप को मिलता है, आपके कार को एक मैनुअल बुक मिलती है, राइट. तो उसी तरीके से लिनक्स के अंदर हर कमांड के
मैनुअल है और मैनुअल को ओपन करने के लिए मैन लिखना है और उसके आगे कमांड लिखना है। तो जैसे कि ग्रुप है, राइट, तो ग्रुप ऐड आपने बोला, तो अगर मैं देखना चाहता हूँ कि ग्रुप ऐड कमांड का मैनुअल क्या है और हम क्या क्या ऑप्शन यूज करते हैं, तो जब आप मैन लिख के ग्रुप ऐड लिखेंगे तो ये कमांड क्या है, तो ग्रुप कमांड क्या करता है, क्रिएट ए ग्रुप, ठीक है। नाउ इस कमांड को यूज करने का तरीका है कि आपके पास ऑप्शंस है, कपल ऑफ ऑप्शंस है, एंड देन यू टू गिव द ग्रुप नेम। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, द ग्रुप ऐड कमांड क्रिएट ए न्यू ग्रुप अकाउंट यूजिंग द वैल्यू स्पेसिफाइड ऑन द कमांड लाइन प्लस द डिफॉल्ट वैल्यूज फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। अब आप इसमें कौन कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हैं, यू कैन पुट ए ऑप्शन -GID। अगर आपके पास पहले से, इफ यू वांट the group to be created with a specific GID, you can put in. If you want to do it by a force, so there are multiple options that you can apply to one command, so these are a lot of things that we have over here. It similarly goes with man. अगर मुझे किसी यूजर को अलग तरीके से क्रिएट करना है तो ऐड यूजर सत्यम किया तो एक यूजर बना दिया, दैट इज अ प्लेन सिंपल कमांड। बट इफ यू वांट टू डू मोर वेरिएशंस इन द कमांड यू कैन डू सो। तो आप ऐड यूजर पे जाओगे तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आप -D भी लगा सकते हो, उसके लिए देखना पड़ेगा। -D you can put a group ID, inactive, default, lot of options are there. But whatever is required for us is to know how to create a user, how to create a group, how to add a user to the group, how to list all the users, how to list all the groups. Okay. Okay, because I mean to say, ki Linux is damn, if we start learning Linux it will take 6 months to learn every piece and bits for it, तो काफी बड़ा है। बट यहाँ पर हमने आपको इस तरीके से पढ़ा रहे कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, यू विल गेट ए फर्म बेस एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग विच एवर यू वांट टू सो। तो यहाँ पर हमने देखा, वी हैव रन, ओके, स्टिल एनी डाउट्स जस्ट लेट मी नो। यहाँ पर मैंने सेम कमांड यूज करे हैं, एनीबडी गॉट एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी इन दिस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट एज वेल। Ronak, Shokid, Aishwarya, and anyone. Sonali, hi Sonali, you get some time, right? So you moved out from that batch to this batch. Okay. Yes, sir. So समझ में आ रहा है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। देखिए अभी एकदम से हड़बड़ी नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि कल ही हमने AWS पढ़ के खत्म कर देना है, पहले हमें धीरे धीरे करके आना है। जितना मैंने आपको समझाया ना, इफ यू रिवाइज 2 times आई एम ट्रस्ट यू विल नो फार बेटर। अभी तक हमने 50 कमांड्स भी चलाए होंगे, यू माइट हैव सीन कि वी हैव एग्जीक्यूटेड सो मेनी कमांड इन डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज। तो जितना बता रहा हूँ उतना भी आप नोट करेंगे तो that is going to help you out. Cloud and DevOps. So if you want to make a career in cloud and DevOps, Linux is a kind of prerequisite that has to be addressed well. Okay, this is very very important. क्योंकि कैसा है, जो 2009 में जो मैंने मेहनत किया था, when I was in my engineering, so in the year 2009 I heard, because means my roommate was going for SCJP. So he was going for Sun Certified Java Programmer. So he was doing the certification of Sun Certified Java Programmer. And in the same year, I have to also do the same, right? क्यों मुझे भी कुछ तो करना है। But what happened is, because when I taken SCJP that particular time, तो मेरे को SCJP आज जो और जावा का सर्टिफिकेशन है उसको आप आज जो है OCJP बोलते हैं, Oracle Certified Java Programmer। आज से 10 साल 11 साल पहले उस चीज को बोला जाता था सन सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर, और कल की क्लास में हमने आपको बताया था सन माइक्रो सिस्टम वाली स्टोरी। तो दैट फ्रॉम 2009 व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग, तो लिनक्स हैज हेल्प्ड मी टू लर्न क्लाउड एंड डेवऑप्स विद ईज, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश कीजिए, एंड वी विल ट्राई टू टीच एज मच वी कैन।
Now, next thing that we're gonna talk about is what happens when you add a user to Linux OS. This is also one of my favorite interview question. So the question here is कि मैं question ये पूछता हूँ कि ठीक है मैंने एक यूजर बना दिया, ठीक है, लेट सपोज कि मैं आई एडेड ए यूजर ऐड यूजर, लेट सपोज कि मैंने एक यूजर ऐड कर दिया रमेश, RAMESH. सो व्हेन आई एडेड ए यूजर रमेश, नाउ टेल मी व्हाट हैपेंड इन द बैकग्राउंड, टेल मी थ्री थिंग्स व्हाट हैपेंस इन द बैकग्राउंड. तो सबसे पहली चीज, तो व्हेन यू ऐड ए यूजर, व्हेन यू ऐड ए यूजर, when you add a user, the user will get created and a group with the same name will get created and the user will be part of that particular group. Make sense? Now, second, when you create a user, a entry will happen in this particular file /etc passwd. तो इस फाइल के अंदर में एक एंट्री आएगी passwd. If you go to cat/etc passwd, you will see a entry and you have to see the entry. तो आपकी एंट्री होती है. So the user will get entry of user will happen in this particular file. So what I'm doing, I am using a cat command. I am using a cat command. I am using a cat command to read a file, and I am passing that output, and I am using a grep. Grep is a kind of filter. तो मैंने क्या किया, instead of opening the full file, I passed out the output and I filtered a user called Ramesh. ठीक है, तो अगर मुझे इसी फाइल में दो यूजर को फिल्टर करना है, इफ आई वांट टू फिल्टर टू पीपल, देन आई कैन डू ए कमांड कॉल्ड egrep एंड आई हैव टू टाइप लाइक दिस. तो मुझे फाइल में फिल्टर करने आना चाहिए कि मैं एक फाइल में दो आउटपुट को कैसे फिल्टर करूं. So egrep is used to do multiple. आप ना egrep से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं. यू कैन फिल्टर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स. इज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? समझ में? ई ग्रेप और ग्रेप का काम क्या है, कैट का काम क्या है? एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब मैं आपको, हाँ, अब मैं आपको एक और कमांड बताऊंगा जिसको बोलते हैं हेड और टेल. हेड और टेल का मतलब क्या होता है? तो आई वॉन्ट टू ओपन ए फाइल बट आई वॉन्ट टू लिस्ट ओनली, आई वॉन्ट टू लिस्ट ओनली द टॉप 5 lines of the file. I want to open a file, I want to list last 3 lines of the file. Okay? Head is for you open a file. मुझे पूरी फाइल नहीं पढ़नी. I want to see the last 2 entries of the file. I want to see the last 5 entries from the beginning of the file. Make sense? Okay. तो यहाँ पर क्या होता है? People are feeling amazed. I don't know what, you know, your thoughts, what's going inside your mind, what is happening in your mind, I'm not sure of. Okay, so यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि what happens if you add a user to Linux OS. So when you add a user to Linux OS, a unique ID will be created known as UID, and a group ID will be created with the same name, and the user will be the part of the group like this, and a home directory will also get created inside /home like this. तो जब भी कोई आप यूजर बनाते हो तो यूजर का एक होम डायरेक्टरी भी बन जाता है. एक डायरेक्टरी बनती है कहाँ, होम के अंदर में. तो राइट नाउ आई हैव क्रिएटेड 2 यूजर्स, रमेश एंड सत्यम. तो दोनों, जब आप एक यूजर बनाते हैं तो यूजर को एक लोकेशन मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में, एंड दिस इज द पाथ where this is the space of that particular user. और तो यहाँ पर कुछ चीजें और मैं बता देता हूँ कि जब भी आप कोई यूजर बनाते हो ऑपरेटिंग सिस्टम में तो एक यूजर बनता है, उसके साथ एक ग्रुप बनता है और वो यूजर उस ग्रुप का पार्ट होता है. उस यूजर की एंट्री जो है, उस यूजर की एंट्री
उस यूजर की एंट्री passwd फाइल में भी होती है। ओके, नाउ उस यूजर का एक डायरेक्टरी बनता है, डायरेक्टरी विल गेट क्रिएटेड ऑफ द यूजर इनसाइड स्लैश होम। तो स्लैश होम के अंदर उस यूजर के नाम से एक डायरेक्टरी भी बनती है, एंड दिस इज द प्लेस, एंड इनसाइड द डायरेक्टरी वी हैव दीज फाइल्स कॉल्ड एज bash okay, there was a power disconnect. Let me share the screen again. Yeah. तो हाँ, एक चीज और, तो जो यूजर की डायरेक्टरी बनती है उसके अंदर में ये जो 3-4 जो फाइल है ना, ये 3-4 फाइल्स बनते हैं जो कि हिडन फाइल्स होते हैं। एक होता है बैश हिस्ट्री, एक होता है बैश लॉगआउट, एक होता है बैश प्रोफाइल, और एक होता है बैश आरसी। इन फाइल्स को क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल फाइल्स। दीज आर कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल फाइल्स। ठीक है, तो जब भी कोई यूजर क्रिएट होता है, okay, you know, now you know what all things happens, right? This is a very important basic command, guys, and this is very important question as well in Linux that get asked from a lot of people. Okay, any doubt, any questions? No. So these files are called as environmental files. ठीक है, ये user environmental files है। Now सो ग्रुप के बारे में ऑलरेडी आपको बताया कि आप कैसे ग्रुप बनाएंगे, हाउ यू विल ऐड ए ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज यूजर ऐड। यू क्रिएट ए यूजर ऐड इज द यूजर, group add is the command to create a group, and then user mode is a command that will help you to add the user to the group, and then you can run it like this. Now we're gonna take and I have shown you this as well, कि how many users and group exist in operating system. So how many users and groups we have in the operating system? So you can go and you can open a file called as /etc passwd. So passwd is a file which contains the list of the user. /etc/group is the file which contains the list of the groups. And if you want to filter anything, if you want to filter, anything using grep and egrep, you can do. And even I showed you, how to use the head operation as well as टेल operations. Okay, तो head operations कैसे करते हैं और टेल operations कैसे करते हैं, that I have shown you. Any doubt, any questions till far? Then let me know. हेड एंड टेल का समझ में आया कि देयर आर टू थिंग्स दैट यू कैन यूज। तो अगर आपको हेड करना है तो हेड यूज कर सकते हैं, टेल करना है तो टेल कमांड का यूज कर सकते हैं। हेड एंड टेल विल हेल्प यू टू फिल्टर। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन ये होता है कि वो बोलेंगे कि एक फाइल में just I'm giving you one question. Let's see how many of us basically able to handle or able to answer it. Okay, there is a kind of quiz. Let me do that. Okay, sudo su hyphen and cat/etc/group. Okay, so इस फाइल के अंदर में we have how many lines? तो इस फाइल के अंदर में कितने लाइंस हैं वो भी हम काउंट कर सकते हैं like this. तो this file have 51 lines. Okay, पहली चीज. Now can you tell me, can anybody give me output of the means I want output of line number 10 to 15. तो
लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 10 से लेके 15 तक का जो कंटेंट है ना वो मुझे प्रिंट कराना है। हाउ वी कैन डू सो? एक फाइल है जिसमें 50 लाइन है, मुझे उस फाइल के लाइन नंबर 10 से लाइन नंबर 15 तक का कंटेंट मुझे चाहिए। हाउ कैन वी डू सो? grep head, ओके but I don't know the exact command syntax. ओके। You can use egrep. नहीं मतलब मुझे क्या करना है, जैसे ये 50 लाइन है ना इस कमांड में, इस फाइल में 50 लाइन है, तो मैं चाहता हूं कि लाइन नंबर 10 से 15 तक का आउटपुट मुझे मिले सिर्फ। We can use egrep. कौन सा कमांड? Egrep. नहीं, ई ग्रेप में कैसे होगा? ई ग्रेप में एक पर्टिकुलर चीज को आप फिल्टर करते हो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इस फाइल में 50 लाइंस हैं, मुझे लाइन नंबर 10 से लेके लाइन नंबर 15 तक का आउटपुट चाहिए। सर वो WC के आगे जो -1 लिखा था, व्हाट वो डज दैट माइन? एल 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 सर, अच्छा ओके एल। लाइन लाइन WC-L लाइन। सो कैन वी गिव हियर स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन और समथिंग लाइक दैट? नो, तो हम किस तरीके से ओपन करेंगे, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। cat/etc/group, बहुत सिंपल सा तरीका है। ग्रुप, आपको यहाँ पे पाइप देना है, और जैसे मैंने बोला कि मुझे लाइन नंबर 10 और 15 के बीच में चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर से 10 प्रिंट करूंगा, आई मीन टू से कि आई विल प्रिंट हेड -15। तो ये मुझे क्या करेगा, ऊपर से 15 प्रिंट कर देगा, और इसका आउटपुट मैं आगे पास करूंगा, फिल्टर करूंगा। अब मैं यहां से टेल कर दूंगा tel-5। तो ये मुझे क्या देगा, इट विल गिव मी द कंटेंट ऑफ लाइन नंबर 10 to 15। समझ में आया नहीं आया? So question, Yes. uh, head gives us already the first 15. हाँ, Why are we adding tail 5, last 5? नहीं तो आप क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे, क्वेश्चन को समझिए पहले। क्वेश्चन ये है कि इस फाइल के अंदर में मेरे पास 50 रोज है, ठीक है? 50 रोज है इस फाइल के अंदर में। लेट्स गो टू नोटपैड प्लस प्लस। ओके, इस फाइल के अंदर में टोटल कितने 51 लाइन्स है, ठीक है? मैं चाहता हूं कि आप ऐसा कमांड लिखो कि मुझे लाइन नंबर आउटपुट 10 से लेके 15 तक ये आउटपुट मिलना चाहिए। Okay, okay. तो मैंने क्या किया, मैंने पहले 15 लाइन प्रिंट करा लिए, और उसमें से फिर मैंने 10 लाइन को माइनस कर लिया, Got it, sir. Got it. Yeah, तो वी गॉट दिस वन। got it, sir. Yeah. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने हमने हमें कोई बहुत ज्यादा एडवांस नहीं पढ़ना, हमें छोटी छोटी चीजें पढ़नी है, क्योंकि कल को हमें लॉग फाइल खोलने आना चाहिए, लॉग फाइल खोलने आना चाहिए, लॉग्स को रीड करने आना चाहिए, ठीक है? तो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम लोग यहाँ पे सीखते हैं और समझते हैं हमारे इन क्लासेस में, ठीक है? नाउ विल गो एंड प्रोसीड फर्दर। तो मैंने हेड एंड टेल का यहाँ पे डाल दिया, और एक और एग्जांपल मैंने जो अभी आपको लगाया वो है, इस तरह का भी ऑपरेशंस आप कर सकते हैं। तो ऊपर से नीचे से आप प्रिंट करा लीजिए, घटाना माइनस करना, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे इन सब चीजों को भी, ठीक है? नाउ यूजर्स एंड ग्रुप है, किसी फाइल में किसी एंट्री को सर्च करना है तो हम ग्रेप का यूज करेंगे, और मल्टीपल एंट्री को सर्च करना है तो हम क्या यूज करेंगे, ई ग्रेप यूज करेंगे, ठीक है? नाउ एक डिफरेंस मैं आप लोगों से पूछना और समझना चाहता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, छोटा सा क्विज टाइप का ही है, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, cat/etc/group, और इसके अंदर मैं ग्रेप कर रहा हूँ, ग्रेप सत्यम, ठीक है? एक कमांड हमने ये चलाया, एक कमांड मैं ये चला रहा हूँ, ग्रेप सत्यम /etc/group। दोनों कमांड में क्या डिफरेंस है?
ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। पहली वाली जो कमांड है जो कैट करके हम दे रहे हैं, हम्म। there is an extra work for the system to print the whole file in its head and only bring out सत्यम। लेकिन ओके दूसरी कमांड में सिर्फ सत्यम को ही ढूंढा जा रहा है इन दैट फाइल। ओके, यू आर लिटिल क्लोज, वेरी क्लोज, 95% क्लोज। एक चीज और सिर्फ आपको बोलना था, बस वो आपने नहीं बोला। बिल्कुल सही, यहाँ पर सही जवाब है। पहले फाइल में हम पूरे, पहले कमांड में हम पूरे फाइल को ओपन कर रहे हैं और इसको फिल्टर कर रहे हैं। आई मीन टू से दैट कि इस फाइल को ओपन करके सिस्टम ने होल्ड किया है। तो ये जो कमांड है, अगर हम इफ वी टॉक अबाउट मोर ऑप्टिमाइज्ड कमांड, कौन सा कमांड है जो कि मोर ऑप्टिमाइज्ड है, तो सेकंड कमांड इज मोर ऑप्टिमाइज्ड। I mean to say that ki in this particular command, we are not opening the file, we are only searching the text. And in this particular command, we are opening the file. So when we open a file, so there will be some process in the RAM which will hold the file till the time the search happens. तो अगर हम optimized के नजरिए से देखेंगे, तो this is more optimized than this one. समझ में आई? बट सर बिना फाइल ओपन किए हाँ. हाउ वुड यू सर्च कीवर्ड इन द फाइल? So we can grep is what it is going to filter in this particular file. या हम बट यहाँ फॉर पर फिल्टर आल्सो आपको हाँ, फाइल को ओपन करना ही पड़ेगा। नहीं, ये फाइल ओपन नहीं हो रही है यहाँ पे। हम कैट का यूज कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। हम्म, और अगर कोई ग्रेप कमांड दिया जिस कीवर्ड के साथ या यूजर हाँ आईडी के साथ जो प्रेजेंट नहीं है फाइल में, हाँ, तो लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए रौनक प्रेजेंट नहीं है, हम रौनक के नाम से हमने कोई जी ग्रुप नहीं बनाया, तो ये सर्च क्या करेगा? RONAK, रौनक हमने किया, रौनक सर्च नहीं आया, राइट, इट इज नॉट देयर। बट जब हम ये कैट वाला कमांड चलाते हैं, तो व्हेन वी रन दिस पर्टिकुलर फाइल, तो व्हाट हैपन कि बैकग्राउंड में एक प्रोसेस जनरेट होता है, और मींस इट्स ए वेरी क्विक वन। तो ये क्विक वन है, तो ये डिफरेंस है। अगर आप ओपन ए फाइल एंड लिस्ट ए फाइल, तो cat is used to open a file and it is only used to list a file. grep is basically to sort. आप एक sorting ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। grep is what is to filter out और sort। तो sorting और opening दोनों अलग अलग चीजें हैं। I think now you can understand or make some sense. Yeah. ओके, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स, ओके, दैट वी गोना टॉक अबाउट नाउ। इसके बाद हम आगे चलेंगे एंड देन वी गोना टॉक अबाउट समथिंग एल्स, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये दोनों दिन हम लोग यही करने वाले हैं। यस सोनाली, यू हैव एनी क्वेश्चंस तो पूछ सकते हैं नाउ। इसके बाद हम देखेंगे क्या, जिसको हम बोलते हैं एडिटर। एडिटर मतलब क्या होता है? विंडोज में कौन सा एडिटर है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? तो विंडोज में कौन से, किस में हम लोग फाइल खोलते हैं? अगर मुझे एक फाइल खोलना है विंडोज में, तो मैं किस में फाइल खोलूंगे? नोटपैड या वर्ड में। नोटपैड एंड वर्ड में। तो लिनक्स के एडिटर का क्या नाम है? व्हाट इज द एडिटर इन लिनक्स कॉल्ड एज? VI। VI। VI इज द नेम ऑफ एडिटर। तो इसलिए आप नोटपैड विंडोज में VI जो है वो सबसे बढ़िया एडिटर है। तो पास WD, अब किसी फाइल को ओपन करने के लिए आप नोटपैड यूज करते हैं विंडोज में, उसी तरीके से आप किसी फाइल को ओपन करने के लिए VI एडिटर का यूज करते हैं। VI पास WD, तो जैसे ही ये लिखेंगे, ये फाइल मेरा ओपन हो गया VI एडिटर में। और इस टाइम पर जो मेरा फाइल ओपन हुआ है, ये बेसिकली कमांड मोड में है। तो जब भी कोई फाइल आप ओपन करते हो लिनक्स में, तो वो होता है कमांड मोड में। अब कमांड मोड से मुझे इंसर्ट मोड में जाना है, तो मुझे यहाँ पर छोटा आई यानी स्मॉल आई प्रेस करना होगा। तो आई केम इनटू इंसर्ट मोड।
अगर हम एस्केप दबाएंगे तो वापस हम कमांड मोड में आ जाएंगे। कमांड मोड में कुछ भी टाइप नहीं होता। कमांड मोड में बेसिकली कुछ भी टाइप नहीं होता। ठीक है, 1 सेकेंड। तो जैसे वी आई करेंगे, वी आई करके फाइल ओपन करा, अब हमको इंसर्ट मोड में आना है। तो इफ आई वांट टू कम इन इंसर्ट मोड, आई हैव टू कम लाइक दिस। तो मैं ये इंसर्ट मोड में आ गया। इंसर्ट मोड में आके हम बेसिकली फाइल में कुछ एंट्री कर सकते हैं, फाइल में कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं। हालांकि ये फाइल ऐसा है नहीं कि हम जहाँ पे कुछ एंट्री या एग्जिट करें, बट फिलहाल फिर भी ठीक है। मान लीजिए अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर कोई यूजर भी डाल देते हैं, लेट सपोज कि अगर हम इस तरीके से भी यूजर बना सकते हैं। आपने डायरेक्ट अगर यूजर के डिटेल्स इस फाइल में डाल दिए तो भी वो यूजर बन जाएगा। जैसे कि रौनक, RONAK, रौनक हमने नाम ले लिया, कोलन रौनक कोलन एक्स कोलन, ये जो एक्स है ना, ये आपका इंक्रिप्टेड पासवर्ड है। आप एक UID ले लीजिए, जैसे 1003 कोई भी फ्री लेना होगा। तो जैसे मैंने 4 ले लिया, एंड देन इसके आगे 1005 ले लिया, कोलन कोलन /रौनक /RONAK रौनक कोलन। और रौनक का सेल क्या है? व्हाट इज द शेल ऑफ रौनक? बीन बैश। इसको सेव करके अगर हम बाहर आ जाते हैं तो क्या होगा, एक यूजर जो है रौनक क्रिएट हो जाएगा सिस्टम में। तो छोटे छोटे एग्जांपल से हम चलेंगे। ठीक है, मान लीजिए पहले हमें एक फाइल बनाना है। लेट सपोज VI एडिटर का यूज करते हैं, हम एक फाइल बनाते हैं satyam.txt। तो satyam.txt एक फाइल बनाए। अभी हम जो है वो एस्केप मोड में है, आई दबाएंगे तो इंसर्ट मोड में जाएंगे। अब लिख रहे हैं आई एम गुड, मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसको सेव करने के लिए एस्केप :WQ एक्सक्लेमेशन इंटर, ये फाइल मेरा सेव हो गया। फाइल को ओपन करने के लिए कैट कमांड है। ठीक है, फाइल बनाने का 2-3 तरीका। VI एडिटर सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन आप इस तरीके से भी बना सकते हैं फाइल hello.txt। इसके अंदर कंटेंट डाल दीजिए हेलो आई एम गुड। ठीक है, और इसके अंदर Ctrl+D कर दीजिए, कैट कीजिए, आपका फाइल ओपन हो गया। ठीक है, तो इन दिस लोकेशन यू हैव क्रिएटेड 2 फाइल्स एंड द लेटेस्ट वन इज शोइंग इन द लास्ट। दोनों फाइल है। कौन से यूजर ने बनाया है? रूट यूजर ने बनाया है। ठीक है, तो VI एडिटर को हम और भी देखेंगे थोड़ी डिटेल में, बट अभी फिलहाल हम VI एडिटर के लिए आपको कुछ और बताएंगे। ठीक है, और इसको करते करते सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो यू हैव टू डू दैट, सुनने से काम नहीं चलेगा। नाउ वी गोना टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज cron टैब। तो cron टैब क्या होता है? cron टैब काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जो कि जिनको नहीं पता है उनके बारे में उनको मैं ये बताता हूँ। cron टैब जैसे फ्यूचर में कोई काम आपको शेड्यूल करना है, कल सुबह 5 बजे अगर आप उठना चाहते हैं तो आप क्या लगाते हैं? अलार्म लगाते हैं। तो लिनक्स में अगर मुझे कोई काम शेड्यूल करना है, मैं चाहता हूं ना कि एक यूजर ना कल रात 12 बजे बन जाए, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे एक cron टैब लगाना होगा। cron टैब लिनक्स का एक फीचर है जो कि आपके काम को फ्यूचर में शेड्यूल करता है। अभी cron टैब के अंदर में 5 स्टार होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 स्टार होते हैं cron टैब के अंदर में। और ये cron टैब जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला जो स्टार होता है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मिनट, 0 से 59 सेकेंड्स। तो पहला जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है आपका मिनट। तो 0 से लेके 59 तक मिनट होता है। दूसरा स्टार जो है वो रिप्रेजेंट करता है आवर, तो जो कि 0 से 23 तक होता है। तीसरा स्टार आपका रिप्रेजेंट करेगा डे ऑफ द मंथ, विच इज बेसिकली 1 to 31। और जो चौथा स्टार है वो रिप्रेजेंट करेगा आपको मंथ 1 से लेके 12 तक। और जो पांचवा स्टार है वो रिप्रेजेंट करेगा डे ऑफ द वीक, जो कि 0 से लेके 6 तक होता है, और संडे मतलब 0। और इसके आगे आपको एक कमांड देना पड़ता है जो कि आपको एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, ये कमांड है। तो ये जो चीज है cron जॉब जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। cron जॉब कैसे काम करता है वो मैं आपको करके दिखा दूंगा और समझा भी दूंगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू सेक्शन है। आपको AWS में इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको DevOps में इसकी जरूरत पड़ेगी, आप हर जगह इसको इंपॉर्टेंट पाएंगे। तो cron जॉब होता क्या है?
क्रॉन जॉब जो है वो शेड्यूलिंग के लिए होता है। तो SCHEDULLING, शेड्यूलिंग टास्क इन लिनक्स। तो अगर आपको टास्क इन लिनक्स चाहिए, ठीक है, तो ये है। अगर किसी ने पूछा क्रॉन जॉब से पहले कुछ होता था क्या, तो क्रॉन जॉब से पहले एक चीज होती थी जिसको बोलते थे एट बोल के एक चीज होती थी जो कि क्रॉन जॉब से पहले का था, बट एट को रिप्लेस करके क्रॉन जॉब लेके आया गया। क्रॉन जॉब में बेसिकली 1 2 3 4 5 स्टार होते हैं। हर स्टार का अपना अपना पर्पस होता है। तो जो आपका जो पहला स्टार है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो फर्स्ट स्टार इज रिप्रेजेंटिंग 0 से लेके 59 और यू कैन से मिनट को रिप्रेजेंट करता है। जो दूसरा स्टार है वो रिप्रेजेंट करता है आवर्स, जिसको बोलते हैं 0 से 23 आवर्स। अब ये जो तीसरा स्टार है वो रिप्रेजेंट करता है मंथ। तो मंथ जो है वो 0 से लेके डे ऑफ द मंथ है, तो डे ऑफ द मंथ। तो ये 1 तारीख से लेके 31 तारीख होता है। ये जो है ये मंथ को रिप्रेजेंट करता है, विच इज बेसिकली 1 से 12। एंड जो 5 है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है संडे से लेके सैटरडे, जिसमें संडे को 0 मार्क किया गया है। अब मान लीजिए आप लोगों को, आप चाहते हैं कि 15 दिसंबर को रात में 11:59 पे आप किसी को हैप्पी बर्थडे विश करें, ठीक है, जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हैप्पी बर्थडे विश करें, तो आप इसको कैसा सजाएंगे? तो इसको सजाने के लिए आपको पहला जो स्टार है, तो पहले स्टार पे क्या लिखना पड़ेगा? 59। दूसरे स्टार पे 23। अब 15 दिसंबर है तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 15। दिसंबर मतलब 12। और ये स्टार को स्टार रहने दोगे और यहाँ पे कमांड डाल दोगे जो भी है, इको हैप्पी बर्थडे। तो ये जो है ना, ये टास्क जो है वो कब फटेगा, ये बम कब फटेगा? तो ये बम फटेगा 11:49 पे 15 तारीख को 12वें महीने में, ठीक है। मान लीजिए सब लोग अपना बर्थडे का हैप्पी बर्थडे आप अपना विश करना चाहते हैं, ठीक है। सो अगर आप अपने अपने बर्थडे को विश करना चाहते हैं तो सब लोग अपना अपना बर्थडे का जरा मुझे बताइए। आप अपने बर्थडे से एक दिन पहले आप विश करना चाहते हैं तो क्या होगा आपका ये क्रॉन टैब फॉर्मेट? डेट एंड आपका डेट, एक डेट लगेगा, ईयर नहीं लगेगा। सो आई थिंक दैट इज प्रीटी फाइन विद एवरीवन। तो बेसिकली अब सब लोग का 59:23 आएगा, ठीक है। 59:23 मतलब आप लोग ऐसे ही होता है ना, रात में फोन करते रहो, तो 59:23 हो गया। अब ये डेट सबका चेंज होगा। इस तारीख को ये हो गया डेट ऑफ द मंथ, कौन से मंथ की तारीख को, और ये तो क्रॉन टैब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और क्रॉन टैब के एग्जाम्पल्स आपको नेट के ऊपर बहुत सारे मिल जाएंगे। इफ यू गो टू द क्रॉन टैब, तो CRON क्रॉन टैब अगर आप जाते हो तो क्रॉन टैब इन लिनक्स अगर सर्च करोगे तो आपको कई सारे डॉक्यूमेंटेशन मिलेंगे और क्रॉन टैब के कई सारे एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जैसे कि ऑलरेडी आपको बताया कि पहला जो स्टार है वो क्या बताता है, 0 से 59, दूसरा स्टार आवर, ओके, तीसरा डे ऑफ द मंथ, चौथा फील्ड ऑफ द मंथ, लाइक दिस। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, 38 10 6 स्टार ये। तो मान लीजिए आपको लिनक्स में कोई फुल बैकअप लेना है, इफ यू वांट टू टेक ए बैकअप ऑफ योर सिस्टम, आप चाहते हैं कि कुछ बैकअप या कोई कमांड आप कॉपी करें, रन करें, एक टाइम पर 2 बजे रात में कुछ करना है या 2 बजे रात में आपको कुछ इंस्टॉल करना है या बैकअप लेना है, तो 2 बजे रात में आप तो जागोगे नहीं, तो आप क्या करोगे, उस कमांड को शेड्यूल कर दोगे। आप चाहते हो कि एक स्क्रिप्ट जो है ना वो क्या हो, एक स्क्रिप्ट जो है ना हर 10 मिनट रन करे, और हर 10 मिनट में वो स्क्रिप्ट रन करे और रन करके आपको आउटपुट दे। तो लेट्स गो एंड ट्राई टू डू सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस ओवर हियर। तो क्लियर, हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक स्क्रिप्ट लिखने वाले। तो स्क्रिप्ट लिखने के लिए आप ऐसा लिख लीजिए, script.sh,
ये स्क्रिप्ट क्या करेगा, सच बोले तो सेल स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर में शीबैंग लाइन लिखना है /bin/bash। ये जो है ये /bin/bash, मतलब ये लाइन बताता है कि ये स्क्रिप्ट कहाँ रन होगा। ये स्क्रिप्ट में हम क्या कर रहे हैं, इस स्क्रिप्ट में हम पिंग करेंगे गूगल को, ping-c 5 बार हम गूगल को पिंग करेंगे, और इसको हम गूगल को पिंग करेंगे 5 बार google.com, और इसका आउटपुट जो है ना temp के अंदर में एक फाइल बनाएंगे ping.sh, उसमें हम इस पर्टिकुलर ping.txt यानी गूगल को पिंग करेंगे और उसका डिटेल्स हम इस फाइल में डाल देंगे। ठीक है, एक स्क्रिप्ट हम बना रहे हैं, इस स्क्रिप्ट में हम ये कर रहे हैं। ठीक है, एक और इसमें और हम एक काम करेंगे, लेट सपोज कि इसके बाद ये कमांड बेसिकली क्या होगी, ये कमांड रन करने के बाद ये स्क्रिप्ट ना स्लिप करेगा 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड हम स्लिप करवाएंगे इसको, और उसके बाद फिर हम आप कुछ भी करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप डेट प्रिंट कराओ, समथिंग। तो मैं ये स्क्रिप्ट जो है ना लिख लिया, मैंने ये स्क्रिप्ट लिखा, और लिखने के बाद इस स्क्रिप्ट को आप देखिए तो यहाँ पर स्क्रिप्ट दिखेगा ls-ltr, आपको स्क्रिप्ट दिख रहा है, कैट स्क्रिप्ट का script स्क्रिप्ट ये है, chmod +x करना पड़ेगा स्क्रिप्ट को रन करने के लिए, script ये स्क्रिप्ट हमने बना लिया है। अब ये स्क्रिप्ट जो आपको दिख रही है यहाँ पर, मैं चाहता हूं कि ये स्क्रिप्ट ना क्रॉन जॉब में रन हो। मैं चाहता हूं कि ये स्क्रिप्ट ना हर मिनट बेसिकली क्या हो, रन हो। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, cron tab -l। तो क्या मेरे पास कोई cron tab अभी है लगा हुआ सिस्टम में? तो नहीं, मेरे पास कोई भी cron tab है नहीं। मुझे एक cron tab लगाना है, तो मुझे उस cron tab को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मुझे उस cron tab को लगाने के लिए कमांड यूज करना होगा cron tab -e फॉर एडिट। अब ये cron tab आ गया, मुझे आई दबाना पड़ेगा, इसके बाद पहला स्टार जो है, पहला स्टार /1, दूसरा स्टार, तीसरा स्टार, चौथा, पांचवा, एंड देन वी हैव टू गिव द पाथ ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। तो ये जो स्क्रिप्ट है वो कौन से लोकेशन में है, मैंने वो भी नहीं देखा। ये जो स्क्रिप्ट है वो कौन से लोकेशन में है, मुझे पूरे स्क्रिप्ट का लोकेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, डू यू वांट टू रीट्राई और एडिट द सेम? यस, नो। ओके, तो मुझे पहले स्क्रिप्ट का लोकेशन लेना होगा। ओके, जो मेरी स्क्रिप्ट है वो इस लोकेशन पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो कहां पर पड़ी हुई है, /root के अंदर में script.sh। ठीक है, तो pwd करेंगे तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आ गई, और ये मेरा स्क्रिप्ट का लोकेशन है। ठीक है, तो वापस से हम cron tab -e करेंगे, और मैं यहाँ पर इस स्क्रिप्ट को हर मिनट रन करना चाहता हूँ। तो आप सारी जगह ये डाल दें, इस यूजर को हम रन करना चाहते हैं रूट यूजर से, और /root script.sh ये हमारा स्क्रिप्ट है। अब हमने क्या कर दिया, हमारे स्क्रिप्ट को शेड्यूल कर दिया है, cron tab -l करोगे तो आपको स्क्रिप्ट दिख जाएगा। अब आपने क्या किया है, cron tab को बोल दिया है कि हर मिनट ना तुम इस स्क्रिप्ट को रन करो, और हर मिनट स्क्रिप्ट को रन करके cd temp में जाओगे तो यहाँ पर आपको वो फाइल दिखेगी। कौन सा फाइल, जो कि स्क्रिप्ट के अंदर जो जनरेट हो रही है। ठीक है, ये temp.png.txt। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, जो मेरा कौन सी सर्विस यहाँ पर रन हो रही है, cron की सर्विस रन हो रही है। तो cron की सर्विस जो रन हो रही है उसका एक लॉग फाइल भी मेंटेन होगा, उस लॉग फाइल को भी हम देखते हैं, ec2-user एंड sudo su-cd/var/log। ठीक है, cd/var/log, इस पर्टिकुलर सेक्शन में एक लॉग फाइल के लिए ये फाइल है जिसको हम बोलते हैं cron। ये जो देख रहे हैं ये फाइल, इस फाइल को हम ओपन करते हैं tel-f। tel-f से क्या होगा ना, कोई भी लॉग फाइल जो है ना फ्लोइंग लॉग्स दिखाएगा। फ्लोइंग लॉग्स का मतलब क्या हुआ कि चलता हुआ लॉग्स देखना है। आपने हेड और टेल देखा, तो हेड और टेल से क्या होता है, ऊपर के और नीचे के दिखे। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्लोइंग लॉग्स दिखे तो आप क्या करोगे, tel-f, और ये लॉग फाइल मेंटेन होता है cron का।
तो जब भी cron टैब रन होता है उसकी एंट्री इस लॉग फाइल में मौजूद हो जाती है। अभी थोड़ा देर रुकेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एंट्री आएगी। तो लिनक्स में जब भी कभी कोई भी चीज रन करोगे उसकी लॉग्स फाइल में एंट्री होती है, प्लस एक बहुत बड़ा आंसर है कि मान लीजिए कल को आप लिनक्स के इंटरव्यू मतलब कोई भी इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें अगर आपने पूछा, वहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए लिनक्स पे ये नहीं चल रहा है वो नहीं चल रहा है, तो सबसे पहला जो लिनक्स में ट्रबल शूटिंग स्टेप है वो है चेकिंग द लॉग्स। तो आप ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो आंसर है ये सबको दे सकते हैं। तो सबसे पहली बार कि अगर कल को कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है लिनक्स के अंदर में और आपको ट्रबल शूट करना है, तो फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू स्टार्ट, व्हाट इज द चेक पॉइंट? तो बाय चेकिंग द लॉग्स। तो देखिए आपको यहाँ पर जो हमने गूगल को पिंग करने वाला किया था, तो गूगल को पिंग करने वाला जो किया वो टेम्प इसके अंदर में बेसिकली आ रहा होगा। सो दिस इज cron tab cd cron tab, हमने कहाँ पे डाला था? pwd में फ्लैश टैम्प के अंदर में ping.sh, राइट। हमारे स्क्रिप्ट में क्या लिखा था कि ये ping.sh को ये करेगा। अरे ये फाइल कहाँ गई? तो यहाँ पर मेरा स्क्रिप्ट जो है वो रन करेगा और यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, मेरे को यहाँ आउटपुट दे रहा है, दिखा रहा है कि ये जो बार बार है हर मिनट पे बेसिकली इसको रन कर रहा है। 902 901 इस तरीके से स्क्रिप्ट को रन कर रहा है। तो आप cron टैब में आप अपना स्क्रिप्ट दे सकते हैं, cron टैब -l करके लिस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एडिट करना है इसी cron टैब को, तो cron टैब -e करोगे तो इससे आप अपना cron टैब एडिट कर सकते हैं। अगर cron टैब को रोकना है तो इसके आगे हैश लगा दीजिए, दैट्स इट। जब आप हैश लगा देंगे तो cron टैब ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि हमें कुछ cron टैब्स लगाना पड़ता है और कभी हमें डिसेबल करना पड़ता है। कई सारे एग्जांपल्स आपको नेट पे देखने को मिलेंगे इसके। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि cron टैब -l कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो रहा है, रूट यूजर मींस इस यूजर के लिए कोई cron टैब नहीं है, ठीक है। आप cron टैब किसी यूजर के लिए भी लगा सकते हैं, रूट के लिए भी लगा सकते हैं। cron टैब -u यूजर एंड देन l, ठीक है, यूजर बेसिस पे भी मिलता है। ये देखिए एक लिखा हुआ है, ये क्या कर रहा है, टू शेड्यूल ए जॉब फॉर मोर देन 1 मिनट फॉर मोर देन 1 टाइम, ठीक है। तो ये है, तो ये क्या करेगा, ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो cron टैब है, ये 2 बार बैकअप लेगा, ठीक है। एक बार लेगा 11 बजे और एक बार लेगा 16 ऑन एवरी डे। आपने देखो कि एक स्टार ये है, दूसरा स्टार ये है, तीसरा स्टार, चौथा स्टार, पांचवा स्टार। तो इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल्स हैं और हम लिनक्स के अंदर में कोई भी काम को शेड्यूल cron टैब की मदद से बहुत आसान से कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू शेड्यूल ए बैकग्राउंड जॉब इन एवरी 10 मिनट्स, तो हर 10 मिनट में किसी जॉब को चलाना है, तो इस तरीके से cron टैब की एंट्री करनी होगी आप। ओके, एनी क्वेश्चंस ओवर हियर? यहाँ पे कोई क्वेश्चंस आ रहा है आपके दिमाग में तो पूछ सकते हैं। हाँ, आप इन सब के जगह पर अगर आप कोई भी काम ईयरली करना चाहते हैं तो डायरेक्टली ईयरली लगा दीजिए और जॉब लिख दीजिए। अगर आप डेली करना चाहते हैं तो @डेली, डेली से cron जॉब को समझ में आएगा कि आप ये काम डेली करना चाहते हैं। आवरली पर दिस विल गो एंड रन एवरी आवर, and reboot pay this will go and reboot at every startup। तो like this, इस तरीके से एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, एनुअल का, मंथली का, डेली का। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। cron जॉब काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के अंदर में पूछा जाता है cron जॉब, और आपको नॉर्मल इसका भी यूज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ कमांड्स है जो कि आप cron टैब को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। मोस्टली cron टैब -e, cron टैब -l जो है आपका यूज होता है। ओके, यहाँ पर हम एक चीज और देखेंगे आज के लिए, वो है क्या, पैकेज मैनेजमेंट इन लिनक्स। तो पैकेज मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इसके अंदर में आपको पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ता है। आई मीन टू से दैट कि यहाँ पर टेलनेट सब लोगों ने सुना होगा, एवरीबॉडी माइट हैव हर्ड ऑफ टेलनेट, TELNET, टेलनेट।
लेकिन टेलनेट जब मैंने यहाँ पे रन किया तो ये टेलनेट बोलता है कमांड नॉट फाउंड। टेलनेट क्या है, किसी भी एक सर्वर से दूसरे सर्वर के बीच में कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए हम टेलनेट का यूज करते हैं। तो टेलनेट यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है, इसलिए बेसिकली क्या बोलता है, टेलनेट कमांड नॉट फाउंड। तो जब भी कोई भी चीज लिनक्स के अंदर में कोई भी चीज आपने इंस्टॉल किया है, दैट इज बेसिकली गेटिंग इंस्टॉल्ड एज ए पैकेजेस। तो RPM-QA पाइप, RPM-QA करोगे तो ये क्या करेगा, इट विल शो यू ऑल द पैकेजेस विच इज इंस्टॉल्ड इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मोबाइल्स में हम ऐप इंस्टॉल करते हैं, उसी तरीके से लिनक्स में आप क्या इंस्टॉल करते हो, पैकेजेस इंस्टॉल करते हो। ये जो पैकेजेस हैं वो किस फॉर्मेट में होते हैं, ये जो पैकेजेस होते हैं वो .rpm के फॉर्मेट में होते हैं। तो ये जो आप पैकेजेस देख रहे हैं ना, अभी मेरे सिस्टम में कितने पैकेजेस इंस्टॉल्ड है, उसके लिए मैंने क्या कमांड किया, उसके लिए कमांड यूज किया RPM-QA, मतलब RPM रेड हैट पैकेज मैनेजर, Q मतलब क्वेरी, A मतलब ऑल, और मैंने यहाँ किया WC-L। तो अभी मेरे सिस्टम में कितने सारे पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं वो आपको यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, दैट इज 452। तो राइट नाउ हाउ मेनी पैकेजेस आर इंस्टॉल्ड इन माय ऑपरेटिंग सिस्टम, तो 452। तो क्या होता है, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो कई बार कई सारे पैकेजेस उसमें इंस्टॉल्ड होके आते हैं, और कई बार आपको बाहर से भी पैकेज डालना पड़ता है। जैसे आपके मोबाइल के केस में, जब आप नया मोबाइल खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि देयर आर सम एप्स विच आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन इट, राइट। तो उसमें से पहले से होते हैं, और बाद में आप जरूरत के हिसाब से क्या करते हो, ऐप इंस्टॉल करते हो। तो राइट नाउ लिनक्स जो है वो, उसमें पैकेज इंस्टॉलेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के आपको पैकेज के लिए काम करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखा है कि ऑल मेजर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन हैव सॉफ्टवेयर रिपोजिटरीज व्हिच इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस। यस, देयर कुड बी मोर देन वन रिपोजिटरी। द रिपोजिटरी कंटेन द सॉफ्टवेयर पैकेजेस इन डिफरेंट काइंड। अगर हम बात करते हैं कि अलग अलग टूल्स की, तो जैसे कि CentOS, रेड हैट की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप जो है ना पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं यम से। यम क्या है, बेसिकली एक तरह का पैकेज मैनेजर है। जैसे आपका प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में सारे एप्स होते हैं, उसी तरीके से यम जो है वो पैकेज मैनेजर है। यहाँ पर सारे एप्स, सारे पैकेजेस आपको मिलेंगे। पैकेज मैनेजमेंट मींस इंस्टॉलिंग एडिशनल सॉफ्टवेयर इन योर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे कि मान लीजिए अभी मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ जावा। क्या इस सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड है क्या, लेट मी शो यू। क्या जावा इंस्टॉल्ड है यहाँ पर, नहीं, जावा का वर्जन इंस्टॉल्ड नहीं है। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि क्या पाइथन इंस्टॉल्ड है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, है इंस्टॉल्ड क्या, तो पाइथन 2.7.18 इंस्टॉल्ड है, ठीक है। क्या इसमें और क्या चेक कर सकते हैं, जावा हमने देख लिया कि इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो यहाँ पे जावा अगर मुझे इंस्टॉल करना है तो मुझे कुछ कमांड्स चलाने पड़ेंगे। तो आई हैव टू इंस्टॉल द जावा बाय रनिंग सम कमांड, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पैकेज मैनेजमेंट। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने को हम क्या बोलते हैं, पैकेज मैनेजमेंट बोलते हैं। एंड देयर आर, this is similar to how you install app from your Play Store to your mobile devices. Installing, patching and removing software packages on Linux machine is one of the common tasks that system administration had to do every day. तो ये इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन का जो टास्क है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए थोड़ी देर पहले, अभी से पहले वाले क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर एक टूल है सोनार क्यूब बोल के, वो हमने क्या किया, यहाँ पर इंस्टॉल कॉन्फ़िगर किया, ठीक है। तो इसी तरीके से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हर कुछ इंस्टॉल्ड नहीं आता, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। और इंस्टॉल करने के लिए आप दो टूल का यूज करते हैं, जिसका नाम है, पहले टूल का नाम है यम और दूसरे टूल का नाम है RPM। तो यम क्या है और RPM क्या है, ये दोनों डिफरेंसेस आपको समझना है, और आपको कौन सा यूज करना है ये आपको मैं बता देता हूँ। तो RPM जो है वो लो लेवल है, RPM जो है वो लो लेवल है, और यम जो है वो है हाई लेवल। तो जैसे मान लीजिए मेरा जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मुझे इसको अपग्रेड करना है, तो मैं यहाँ पे टूल, यहाँ पे कमांड यूज करूंगा क्या, यम अपग्रेड -y।
तो yum अपग्रेड हाइफन y करेंगे तो आप देखोगे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो रहा है, यहाँ पर अपग्रेड हो रहा है. During the upgrade process, you will see lot of new packages will be installed and lot of new dependencies will also get resolved. Even some cleanup will happen. Okay, so some cleanup will happen. So this is how you update your mobile as well. तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब मैंने yum अपडेट किया तो what happened, तो what has been installed, तो kernel new version has been installed and what all things got updated, so these many packages in your operating system got updated. What all things has been verified, what all things has been updated. ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर yum अपग्रेड चलाया तो what happens, तो टोटल एक पैकेज इंस्टॉल हुआ है, बाकी 30 पैकेजेस क्या हुए, अपडेट हुए हैं. ओके, तो हम कौन से टूल का यूज कर रहे हैं टू अपडेट द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? Which tool we are using? We are using the tool called yum. Yum is a tool which will help you to upgrade your packages. ठीक है, अब मुझे ना telnet इंस्टॉल करना है. Let's suppose telnet, TELNET, telnet है नहीं यहाँ पर. मैं यहाँ पे एक कमांड रन कर रहा हूँ, क्या, yum install yum install telnet. तो ये पैकेज है नहीं. मैं क्या करता हूँ, yum install telnet हाइफन y है. y क्या करता है, ऑटो अप्रूव लेता है. तो ये क्या कर रहा है, ऊपर से पढ़ेंगे, ये क्या कर रहा है कि yum install telnet जब हमने दिया तो ये क्या कर रहा है, पैकेज ढूंढा, इसको पैकेज मिला telnet का. ठीक है, और इसने डिपेंडेंसी रिजॉल्व की. हालांकि कोई डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पर. telnet ये इंस्टॉल किया एक पैकेज और यहाँ पर इंस्टॉल करके वेरीफाई कर दिया. Right now when I do telnet, I can see the telnet command is working, right? तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको यूज करना है. अब कल को मान लीजिए आपको ना जावा इंस्टॉल करना है. इफ यू वांट टू इंस्टॉल जावा ऑन लिनक्स सर्वर, ओके, तो हाउ यू कैन डू सो, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए देयर इज सम कमांड जो कि आप यूज कर सकते हैं. तो जैसे कि यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कमांड्स अवेलेबल है, and those commands that I am just simply typing it to you. So there's a recent command which is called as this one. So you have to use a command called Amazon Linux -extra install Java open JDK -y. So this is the command, you can go and you can run here. तो अगर आप ये command run करोगे तो this command what it will do, it will install Java 11 on your system. This is called as package management. तो हम यहाँ पर लिनक्स में जो भी चीजें इंस्टॉल करेंगे, वी विल इंस्टॉल विद द हेल्प ऑफ यम. तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि आरपीएम चलता था, बट आरपीएम इज नॉट समथिंग विच इज रिकमेंडेड. अब हम यहाँ पर जावा हाइफन हाइफन वर्जन करेंगे तो यू विल सी दैट वी मैनेज टू इंस्टॉल जावा ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. और जो जावा हमने इंस्टॉल किया वो ओपन जेडीके 11 हमने इंस्टॉल किया. ओके, सो लाइक दिस. तो लेट्स गो हियर एंड टेक ए लुक. तो पहले के टाइम पर, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू के अंदर में कि हाउ डू यू डू द पैकेज मैनेजमेंट इन लिनक्स. तो पैकेज मैनेजमेंट है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं. एक होता है यम और दूसरा होता है आरपीएम. तो यम और आरपीएम, आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रेड हैट पैकेट मैनेजर और रेड हैट पैकेज मैनेजर, और जो यम है इसका फुल फॉर्म है येलो डॉग अपडेट मैनेजर. येलो डॉग अपडेट मैनेजर, तो ये दोनों जो पैकेज मैनेजर हैं. ठीक है, अब हम जो यूज करने वाले हैं और जो हम फोकस करेंगे वो यम के ऊपर ही करेंगे क्योंकि इसी से हम लोग का काम चलेगा. तो यहाँ पे लिखा है कि यम इज द प्राइमरी पैकेज मैनेजमेंट टूल इन रेड हैट लिनक्स. यम परफॉर्म डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन व्हेन इंस्टॉलिंग, अपडेटिंग एंड रिमूविंग सॉफ्टवेयर पैकेज. तो यम की सबसे ज्यादा यम की जो सबसे अच्छी बात वो ये है कि यम जब आप इंस्टॉल करते हो तो वो अपने साथ सारी डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल करता है. सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने का मतलब क्या हुआ, अगर आप देखोगे कि जो ये जावा जो इंस्टॉल कर रहा है, तो जावा जब आप इंस्टॉल करते हो तो जावा इंस्टॉल होता है तो कुछ इंस्टॉल होता है और उसके साथ साथ उसकी डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल होती है. तो अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे इंस्टॉल क्या कर रहे हैं, जावा 11, बट साइड बाय साइड उसकी डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल्ड हो रही हैं यहाँ पर.
तो यम जो है ना वो पैकेज प्लस डिपेंडेंसी दोनों का ख्याल रखता है, इसलिए इंडस्ट्री इसको पसंद करती है। और पूरे आईटी इंडस्ट्री के अंदर लिनक्स में हम क्या यूज करते हैं पैकेज इंस्टॉलेशन के लिए? यम, यही इसकी सबसे खास बात है। और आरपीएम जो है ना, आरपीएम डज नॉट परफॉर्म डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन। तो आरपीएम जो है वो डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन नहीं करता। अगर आप यहाँ पे जावा इंस्टॉल करते तो वो सिर्फ जावा इंस्टॉल कर देता और बाकी चीजों को इंस्टॉल नहीं करता। और बाकी चीजें जो रहती वो पता है क्या होता? वो तो जब आप चलाते जावा तो वो जावा आपका फटते रहता। क्यों फटता? क्योंकि आपने डिपेंडेंसी नहीं दिया है और डिपेंडेंसी मिसिंग है, राइट? So dependency resolution is one of the greatest advantage that Yum have. So this is why we will use Yum for every installation. तो ये जो टॉपिक है इसका नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है पैकेज मैनेजमेंट। पैकेज मैनेजमेंट का मतलब है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सारे सॉफ्टवेयर नहीं आते, है ना। हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर खुद से इंस्टॉल करना पड़ता है और उसी चीज को हम बोलते हैं पैकेज मैनेजमेंट। और जब हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की बारी आती है, जब हमें खुद से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, तो हमारे पास दो चॉइस है, यम और आरपीएम। तो यम और आरपीएम दोनों में से हम जो पर्टिकुलर यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? यम करते हैं। यम जो है डिपेंडेंसी रिजॉल्व करता है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। The main configuration file for yum is /etc/yum.config and all the repos are present in /etc yum.repos.d। अब हम यम तो यूज करते हैं, लेकिन यम का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है ना वो कहाँ पर मौजूद रहता है? तो वो मौजूद होता है आपके सिस्टम में ही। और उसका लोकेशन क्या है? तो cd/etc/yum.repos.d। तो ये जो लोकेशन है और इस लोकेशन पे कुछ फाइल्स हैं। ये फाइल को अगर पढ़ेंगे तो जैसे प्ले स्टोर हमारा एप्स डाउनलोड करता है ना, तो सारा एप्स कहाँ रखा हुआ है? तो बेसिकली Amazon ने सारे पैकेजेस को स्टोर करके रखा हुआ है इस लोकेशन पे। तो दिस इज द लोकेशन वेयर ऑल द पैकेजेस आर स्टोर्ड ओवर हियर। तो जब आप यम करते हैं ना, यम इंस्टॉल करते हैं, तो वो पैकेजेस इस लोकेशन से डाउनलोड होते हैं। ओके, डज इट मेक सेंस? आप कोई पैकेज बताइए जो मैं इंस्टॉल करके दिखाऊं यहाँ पर। Any package which you want me to install? Anyone? Apache. So yeah, okay. So Apache is like yum install httpd, yum install httpd, and that's it, enter. So when you do yum install httpd, तो ये बताता है कि जो पैकेज इंस्टॉल्ड होगा वो httpd होगा और कौन से रेपोजिटरी से होगा? तो Amazon 2-core। और थोड़े देर पहले हमने आपको ये दिखाया था, तो ये रेपोजिटरी को फॉलो करेगा और इस पर्टिकुलर जगह पे सारे फाइल्स पड़े हुए हैं जो कि हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। और कौन कौन से डिपेंडेंसी रिजॉल्व कर रही है ये करेगा? ये सारी डिपेंडेंसी रिजॉल्व करेगा। और ये डिपेंडेंसीज भी कहाँ से मिलेंगी? इस रेपोजिटरी से मिलेगी। तो ये we are installing Apache of architecture x86 and the version that we are going to use is 2.5.4। ये लेटेस्ट वर्जन पुल करेगा और उसके साथ ये डिपेंडेंसी करेगा। तो एक पैकेज और 8 डिपेंडेंसी डाउनलोड होगा। टोटल साइज 1.9 है और इंस्टॉल होने के लिए 5.2 लगेगा। आप यस बोलिए या फिर ना बोलिए। तो go for yes, then what will happen? This yum will install the software within a minute। समझ में आई बात? Okay, so here we go. That's that much, right? So this much we will be doing. Yeah, that's correct. And we have a lot of commands. So you can practice these commands as well. So yum install if you want to remove. Okay, so we installed it, but we want to remove it. तो मुझे remove करना है, तो what you have to do is yum install। और इंस्टॉल होने के बाद अगर आपको चेक करना है तो yum -qa pipe grep telnet। तो इंस्टॉल करने के बाद चेक कर लो yum grep httpd। तो इससे क्या हो जाएगा? आपका चेक हो जाएगा इट इज इंस्टॉल्ड। नाउ इफ यू वांट टू रिमूव yum remove httpd करो, इंटर मारो, तो ये रिमूव भी करेगा। इफ यू वांट तो इट विल रिमूव एज वेल। नाउ इफ यू गो फॉर दिस यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग रिलेवेंट टू httpd। ठीक है। नाउ
आपने जब यम रिमूव करते हैं ना तो HTTPD के आगे स्टार भी लगा दीजिए, तो इट विल रिमूव एवरीथिंग इफ इट इज देयर एनीथिंग। तो ये बेसिकली इसको भी रिमूव कर देगा, एंड व्हेन यू विल डू दिस यू डोंट फाइंड एनीथिंग ओवर हियर। ठीक है, अगर टेलनेट है को रिमूव करना है तो टेलनेट है कि नहीं वो देखने के लिए आप पैकेजेस के ग्रैब कर सकते हैं, टेलनेट है, यम रिमूव टेलनेट कीजिए, आपका टेलनेट जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो आप पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपको उस पैकेजेस के वर्जन देखने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ यम लिस्ट HTTPD कर रहा हूँ, तो जब आप यम लिस्ट HTTPD करेंगे तो आपको बताएगा, मान लीजिए आप इंस्टॉल करने से पहले आप देखना चाहते हैं कि हमारे पास कौन सा पैकेजेस अवेलेबल है रेपो के अंदर में, व्हाट ऑल पैकेजेस आर अवेलेबल इनसाइड द रेपो। तो आप ये कमांड डाल के क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा पैकेजेस अवेलेबल है। ठीक है, लाइक दिस। Now, if you want to search for a package, you can do as well. तो list भी कर सकते हैं, search भी कर सकते हैं। यम सर्च आप प्ले स्टोर में जाके डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं करते, आप पहले आप अपने ऐप का नाम लिखते हैं, सर्च करते हैं, उसको देखते हैं, इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू डू हियर विद द कमांड यम सर्च टेलनेट करेंगे तो आपको बताएगा कि यहाँ पर कौन सा टेलनेट है, कौन सा टेलनेट नहीं है। So it will tell you about the details of those particular things. Okay. In the similar way, if you want to know any package update, तो मुझे अगर आपको किसी पैकेज का VSFTPD, तो ये है FTP, आपने सुना होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, VSFTPD। तो ये जो है आपको बताएगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन, इफ देयर आर इंफॉर्मेशन अवेलेबल, तो ये सारी चीजें आपको बता देगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पैकेज, इफ यू वांट टू नो अबाउट एनी पैकेज व्हिच यू डोंट नो, इट विल टेल यू द पैकेज इंफॉर्मेशन, सब कुछ। ठीक है, ओपन SSL ये भी एक पैकेज है, टेलनेट भी एक पैकेज है, सारी चीजें आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करेगा। तो yum check update is also a command, yum check hyphen update is also a command। तो धीरे धीरे करके AWS भी जब हम पढ़ेंगे तो कहीं पे कुछ हमें इंस्टॉल करना होगा तो हम AWS yum का यूज करेंगे। ठीक है, लाइक दिस। तो these many commands are there। and now RPM क्या करता है, RPM डिपेंडेंसी रिजॉल्व नहीं करता। तो RPM डिपेंडेंसी रिजॉल्व नहीं करता है तो RPM कैसे इंस्टॉल करता है, तो जैसे कि हम लेट्स सी हाउ RPM यू कैन यूज इट। तो आपको RPM के लिए आपको क्या करना होगा, पैकेज लेके आना होगा, कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरनेट से एक पैकेज डाउनलोड कर रहे हैं, और wget एक कमांड है जिससे आप कोई पैकेज को डाउनलोड कर सकते हैं। So when you will do wget, what will happen? A package will get downloaded and it will show at the last। ठीक है, तो ये आपका पैकेज यहाँ दिख रहा है। इस पैकेज को अगर इंस्टॉल करना है तो RPM-IVH देते हैं। I का मतलब होता है इंटरैक्टिव, V का मतलब होता है वर्बोस, H का मतलब होता है हैश, और आप ये वैल्यू देंगे तो ये क्या करेगा, जो RPM है, रेड हैट पैकेज मैनेजर है, इस पैकेज को इंस्टॉल कर देगा और आपको आउटपुट दे देगा। बट RPM की एक ही प्रॉब्लम है, वो क्या है, ये डिपेंडेंसी रिजॉल्व नहीं करता, STRESS, स्ट्रेस। तो बेसिकली ये जो कमांड ये जो है ये आपको RPM-QA होगा ना, RPM-QA पाइप ग्रेप स्ट्रेस। तो ये बेसिकली क्या करेगा, आपको डिपेंडेंसी रिजॉल्व नहीं करता, दैट्स इट। नहीं तो पहले के टाइम पर हम लोग RPM भी यूज करते थे, और आज की डेट में जो यूज होता है वो क्या यूज होता है, यम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड when it comes to package installation। आप you can go through this, you can take a look to some of the yum commands in Linux। Okay, yum commands in Linux you will find, and you can refer this particular website which is called as TechMint, where you can see a couple of more examples for yum। So if you want to install a package of Firefox, तो yum install Firefox करेंगे तो ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा Firefox का, बट अपने को Firefox इंस्टॉल करके कुछ करना नहीं है। अगर आपको रिमूव करना है तो ऑलरेडी मैंने बताया यम रिमूव। ठीक है, किसी पैकेज के को अपडेट करना है, मान लीजिए आपके पास MySQL इंस्टॉल है और आपको अपडेट करना है, यू कैन गो विथ यम अपडेट कमांड। ठीक है, if you want to list a package you can do yum list
open SSH, this will happen. तो एक एक लाइन के कमांड्स हैं, आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, माइंड में सेट हो जाएगा, तो that will be very easy. If you want to see the info of Firefox, go with yum list all the packages available in yum. आप लिस्ट कर सकते हैं सारे पैकेजेस में, और yum provides the functions, yum check update and all those things. तो ये कुछ बेसिक्स कमांड है जो कि आप यहाँ पर रन करके देख सकते हैं, ज्यादा एडवांस कमांड में जाने की जरूरत नहीं है. पैकेज इंस्टॉल करना, रिमूव करना, अपडेट करना, that's it. Okay, so that's it from today's class. Okay, and that's it from this particular portion at this moment. In the tomorrow class we will be talking about not tomorrow, in the next class we're going to talking about AWS identity access management, and we will be taking AWS identity management on the upcoming 2 classes. That is going to be AWS first topic, and I believe every one of you got your AWS account created. Please practice these 2 sessions that we have done on Linux, okay, and put your output in the group chat so that I can have a look, even others can take a look at it as well. ठीक है, प्लस जो है अगला जो सेशन है उसका हम लोग IAM हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो दैट वी विल बी स्टडिंग ऑन दोज पर्टिकुलर 2 days. तो जो भी अपकमिंग डेट होगा उस पे हम लोग IAM पढ़ने वाले 17th and 18th. Okay, any doubt? And please close your instances if you are not using, because it will be chargeable. So based on requirement, start the servers and then delete it if necessary. Okay, so that's it for today's, guys. Any doubt, any questions with anyone? We have covered a lot of topics. Yes please. या मुझे इनिशियली कुछ पूछने थे सवाल आपसे. हाँ, बोलिए. मुझे ये पूछना है, मैंने अपना अकाउंट तो क्रिएट कर लिया है AWS पे, और थोड़ा सा कुछ कमांड भी मैंने मारे उसमें. तो जब मैं नेविगेट कर रहा था थ्रू द डैशबोर्ड, ये रीजन बार बार उस पर बदल क्यों रहा था, और राइट साइड टॉप में जो रीजन आते हैं, हाँ, इट केप्ट चेंजिंग द मोमेंट आई यूज्ड टू शिफ्ट द, जैसे EC2 से बाहर आके कुछ और क्लिक कर रहा हूँ तो रीजन बदल रहा है. और उसमें एक एडिशन सवाल मेरा ये है, जस्ट टू ऐड टू दैट, why AWS is so excited to tell or expose the regions? हमें एंड यूजर को इस बात से क्या फर्क पड़ रहा है? ओके, तो एंड यूजर को क्यों फर्क पड़ रहा है? बिकॉज देयर इज अ रीजन. सो एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि आप वेयर यू आर कनेक्टिंग एंड व्हाट इज योर लोकेशन. आई मीन टू से दैट AWS क्या बोलता है? AWS बोलता है कि आप अपने नजदीकी रीजन से कनेक्ट करो, whatever is region is nearer to you. So if I'm staying in Pune, or if I'm staying in, let's suppose, Bangalore, the nearest region for me is Mumbai or Hyderabad. Okay, so I should be connecting always, every one of us should be connecting to either Mumbai or Hyderabad. If I connect to something called as North Virginia, तो उसका मतलब क्या होता है? अगर मैं नॉर्थ वर्जीनिया कनेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आई एम कनेक्टिंग टू द डेटा सेंटर्स विच इज इन नॉर्थ वर्जीनिया, एंड all my request has to travel that much. I mean to say that ये एक केबल है जो कि ये एक डायग्राम है जो आपको दिखाता है कि how your data flows across the globe. तो मान लीजिए ये US है, this is US, and this is US some particular part, ये एक US का पार्ट, यूनाइटेड स्टेट. ओके, अगर आपका डेटा सेंटर US में है और आप इंडिया में है, तो your data packet has to travel this much, all the way. तो इस यहां से यहां तक जाने में your data packet has to travel that much. तो आप अगर कंटिन्यूअसली किसी सर्वर को हिट कर रहे हैं जो कि USA में है, तो your response and request and response time will be so much high. तो आपका डिले होगा, you will face latency if you connecting a server which is very far from you. So what AWS is saying कि AWS has a data center in India. What AWS is asking कि please connect to the data center which is in India only, so that your request don't need to travel that much. पहली चीज ये है. तो आपको पहला है कि सबसे पहले सब लोगों को अपना रीजन जो है वो मुंबई सेलेक्ट करना है. ठीक है. नाउ सेकंड क्वेश्चन, कुछ सर्विसेज AWS की
रीजनल सर्विस है, आई मीन टू से दैट कि जैसे कि अगर मैंने ये सर्वर मुंबई में बनाया है तो ये मुझे मुंबई में ही दिखेगा, अगर मैं इधर हैदराबाद चेंज करेंगे तो ये मुझे नहीं दिखेगा। आई मीन टू से दैट कि दिस सर्वर हैज बीन क्रिएटेड इन द मुंबई डेटा सेंटर ओनली, and if I go to another data centers I will not able to see that particular service। तो इसका मतलब हो गया रीजनल सर्विसेज। तो AWS के अंदर दो चीजें हैं जो सबको ध्यान देनी है कि कौन कौन सी सर्विसेज रीजनल सर्विसेज हैं और कौन कौन सी सर्विसेज नॉन रीजनल सर्विसेज। आई मीन टू से दैट कि दो तरह की सर्विसेज होती हैं यहाँ पर। तो एक होता है आपका रीजनल सर्विस, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लेट मी शेयर की रीजनल सर्विस एंड अनदर इज कॉल्ड एज ग्लोबल सर्विस। तो ग्लोबल सर्विस एक रीजनल सर्विस होती है। तो जैसे कि एंड पहली चीज कि वी हैव टू सेट आवर रीजन टू मुंबई और हैदराबाद। हमारे पास दो ऑप्शन है, मुंबई और हैदराबाद दोनों रीजन हम सेट कर सकते हैं H/D। कुछ सर्विसेज रीजनल सर्विसेज होती है जैसे कि एग्जांपल EC2। तो रीजनल का मतलब क्या है कि इफ यू आर क्रिएटिंग एनी रिसोर्सेज इन मुंबई रीजन then it will be visible in that region only, ठीक है। और ग्लोबल सर्विस की बात करें तो जैसे कि देखिए मैं हैदराबाद में आया तो मुझे यहाँ पे कोई सर्वर नहीं दिख रहा है, बट मैं मुंबई रीजन में जाएंगे तो मुझे ये सर्वर दिखेगा, ठीक है। नाउ देयर आर सर्टेन सर्विसेज व्हिच आर ग्लोबल। ग्लोबल कौन सी सर्विसेज हैं जो कि ग्लोबल है? तो लेट मी ओपन दिस इन ए न्यू टैब। तो कुछ सर्विसेज हैं जो कि ग्लोबल है, जैसे कि आपका IAM जो सर्विस है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस है, ये ग्लोबल है। इसको किसी रीजन से फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ सर्वर और सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो इसकी कोई डिपेंडेंसी या फिर ऐसा कुछ नहीं होता। तो IAM एक रीजनल सर्विस नहीं है, इट्स ए ग्लोबल सर्विस। तो लेट इट लोड। पता नहीं क्यों इंटरनेट स्पीड काफी है बट फिर भी स्लो चलता है। हाउ मेनी ऑफ दिस फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? इंटरनेट स्पीड तो दिखाएगा 40 Mbps बट लॉट ऑफ इश्यूज दैट हैपेंस इन द रोलिंग आउट मींस व्हेन यू आर ब्राउजिंग इट शुड लोड टिल फार। ओके, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर देखो कि क्या चेंज हो गया। What is changed is Yeah, it has turned into global. and when we are in a service EC2 then what it says is Mumbai। तो यहाँ पर आप धीरे धीरे सीखेंगे कि कौन सी सर्विसेज ग्लोबल है और कौन सी सर्विसेज आपकी रीजनल है, ठीक है। तो रीजनल सर्विस का मतलब है कि अगर आपने कोई रिसोर्स बनाया रीजनल सर्विस में तो वो रीजन में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। लेट्स गो एंड टेक अ लुक टू S3। ये ग्लोबल है, ये रीजनल है? This is global. This is global. So you will able to understand very slowly because we have not started AWS yet. हमने थोड़ा basic AWS के बारे में बात किया था। तो in the next class onwards or in the next 5 classes, everybody will come on a very good shape, ठीक है। जितना मैंने ये बताया आप प्लीज उसको काम कीजिए। You will get the documentation as well। PPT वाला अपलोड कर देंगे, recording you can take a look after 1.5 hours। So please go through it, okay? And we'll meet in the next class and I will forward you the documentation of IAM। IAM का document भी मैं आपको दे दूंगा। Please take a look to that particular documentation before coming into the class. Okay. Any other questions with anyone? No? Okay, so I will take this as no, okay, and thank you. Please do call in case if you get stuck or in case if you are doing something not able to understand. Please put in the group chat there itself. Either if it is 2 in the night, that is fine. I will reply by 3 o'clock. Okay, bye. Thank you. Thank you. Thank you.